अस्सलाम आज का जी हमारा टॉपिक है फुल फेस थ्रेडिंग थ्योरी। आज हमने फुल फेस थ्रेड की बात करनी है। फुल फेस के अंदर जो है हमारे पास फोरहेड आ जाता है, हमारे पास आईब्रो आ जाती है, हमारे पास साइड बर्न्स आ जाते हैं जो कि कान के पास जो लुमें होती हैं जिनको बोलते हैं वहाँ पे, हमारे चीक्स गाल आ जाते हैं। इवन कि कुछ लोगों के जो नोज़ है वहाँ पे भी जो है ना वो बाल होते हैं। तो सारी बात है कि फीमेल्स जो होती हैं अगर वो फेस थ्रेड करवाती हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ तो उनके ये वैसे ही बाल हैं या फिर कुछ लोगों को जो है वो तकरीबन जो है वो बड़े होने के बाद जैसे कि टीन एज के बाद जो है वो हार्मोन प्रॉब्लम्स की वजह से भी होना शुरू हो जाते हैं। खैर उसका जो है वो उनको चेकअप करवाना चाहिए। आगे बेनिफिट्स इसके क्या हैं? ओल्ड मेथड है, कॉमन मेथड है, सस्ता है, क्लियर कर देता है स्किन को। वैक्स की निस्बत तो जो है ना वो थ्रेड अच्छा है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि वैक्स वगैरह से जो है वो बम्प्स वगैरह बन जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। थ्रेड चाहिए, थ्रेड हम इसके अंदर 40 नंबर ही लेंगे क्योंकि जो फेस के बाल होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। उसके बाद हमें कोई भी टाल्कम पाउडर वगैरह चाहिए और एक हमें अच्छा जो है वो क्लींजर चाहिए और हमें एलोवेरा जेल चाहिए जो हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद आज जो है वो हमने जो मेथड यूज़ करना है, पहले सबसे मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि जब हम एक जो है वो थ्रेड लेंगे उसका एक सिरा जो होगा वो मुंह में रखेंगे और दूसरा हाथ में, और उनको जो है वो हम थ्रेड करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस ली हुई हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। सेकंड मेथड मैंने आपको ये बताया था कल कि दोनों जो है वो हमने थ्रेड की नॉट लगा लेनी है और हमने दोनों हाथों में जो है ना वो उसको बल दे लेने हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने इसको बोलते हैं सीजर मेथड। ये थर्ड वाला मेथड है। आप इनमें से कोई भी मेथड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपने अपने आर्म साइज़ का जो है ना वो एक थ्रेड लेना है, ठीक है। इस तरह से एक सिरे को मैं नाम दे रही हूँ ए और दूसरे को मैं दे रही हूँ बी। आपने आपका जो हैंड है ना, ये आपकी जो सबसे छोटी वाली फिंगर है उसको आपने इस तरह से जो है ना वो जो सिरा ए है तो उसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना अपनी छोटी वाली फिंगर को ऐसे जो है वो 3 से 4 बल देने हैं कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा लूज हो। और इसी तरह से जो है ना वो आपने अपने थ्रेड के जो बी सिरा है उसको आपने आपने अपने जो ये जो अंगूठा है मतलब इस तरह इन दोनों के गिर्द जो है वो आपने बल दे लेने हैं और उसको आपने इस तरह से सीजर मेथड से चलाना है। और जो इसका ये वाला पार्ट होगा इसको आपने अपने दूसरे हैंड के ऊपर रख लेना है। बाकी आपको पिक्स के साथ मैं साथ अटैच कर रही हूँ, वीडियो के साथ जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और इसको जो है ना वो आपने थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, तीनों में से जौन सा मेथड आपको पसंद आए आप उस मेथड को यूज़ कर सकती हैं। अब जी आ गई है बात स्टेप्स की। फर्स्ट स्टेप में आपने जो है वो क्लींजर ले लेना है। क्लींजर आप कोई भी ले लें लेकिन अच्छा लें जो आप पहले यूज़ करते हो। और उसके बाद अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने फेस वॉश ले लेना है, उसके अंदर आपने एलोवेरा जेल मिक्स कर लेनी है, उससे आपने जो है वो क्लींजिंग करनी है। क्लाइंट के जो है हेड बैंड उसको लगा देना है और उसको क्लीन करनी है। क्लाइंट के जो है हेड बैंड उसको लगा देना है और उसको पीछे की तरफ कर देना है। अच्छा, उस अगर आप बिगिनर हैं तो आपने कभी भी फेस के ऊपर काम नहीं करना। आपने सबसे पहले अपने आर्म्स लेग के ऊपर जब आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए तब आपने अपने फेस के ऊपर काम करना है। डायरेक्ट कभी भी फेस के ऊपर जो है ना वो आपने थ्रेडिंग करनी नहीं स्टार्ट करनी। इससे ये होगा आपके कट्स वगैरह लग जाएंगे और फेस के ऊपर जो है निशान बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो उसके बाद बेनिफिट क्या है, सॉफ्ट क्लींजर के सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है स्किन को और इससे जो है ना वो आपके हेयर जो है ना वो इजीली प्लक हो जाते हैं। जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अलम सोल्यूशन का बताया था कि फटकड़ी लेके उसको पानी में डाल के उसको थोड़ा सा जो है वो सोल्यूशन बना लें और उसको जो है ना वो आपने बाद में यूज़ करना है स्प्रे बॉटल के अंदर डाल के या वैसे ही टिश्यू के साथ। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो तब आप इसको नहीं करेंगे क्योंकि अलम जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन को फेस के ऊपर जो है वो सूट नहीं करती। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आप जो है वो एलोवेरा जेल के अंदर 1-2 पिंच जो है वो फटकड़ी के डाल लें और आप उसको फेस पे लगा लें। इससे क्या होगा कि आपके बालों की जो है ना वो ग्रोथ कम होगी। यहाँ पे मैं एक छोटा-सा क्लिप अटैच कर रही हूँ, उसको आप देख लें, आपको जो है वो मज़ीद क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा टॉपिक है आर्म्स एंड लेग्स थ्रेडिंग। इसमें आपको जो है ना वो सेल्फ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करनी है। चलिए जी हम जल्दी से जो है वो टॉपिक को शुरू करते हैं। आर्म्स एंड लेग्स थ्रेडिंग बहुत ईजी है, वेरी कॉमन मेथड है, ओल्ड है, चीप है। इसके अंदर आपको जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको बॉडी स्क्रब चाहिए। आप कोई सा भी बॉडी स्क्रब ले सकती हैं। इसके हम बॉडी स्क्रब क्यों ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, ठीक है। थ्रेडिंग के अंदर आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है, आपकी डेड स्किन जितनी भी होती है उसको रिमूव कर देता है। हमेशा थ्रेडिंग से पहले जो है ना वो अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करेंगे तो ही आपकी थ्रेडिंग जो है ना वो अच्छी होगी। और इसकी वजह से जब आपकी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ होगी तो आपके जो हेयर है वो इजीली प्लग्ड हो जाएंगे।
उसके बाद आपने एक थ्रेड लेना है। इसके लिए कल मैंने आपको 40 नंबर बताया था, इसके लिए आप वो भी ले सकते हैं, इसके लिए आप आर्म थ्रेड भी ले सकते हैं। अगर आपके बाल हार्ड हैं तो फिर आप आर्म थ्रेड भी ले सकती हैं। टाल्कम पाउडर चाहिए, सूटिंग लोशन चाहिए, ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन एक्सेस सेंसिटिव है या फिर आपकी स्किन पे रैशेस वगैरह होते हैं तो आपने जो है ना वो एक टाल्कम पाउडर लेना है। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप होममेड स्क्रब बना सकते हैं। वो किस तरह से, आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है, कोकोनट ऑयल लें या कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, तो उसके अंदर आप ब्राउन शुगर जिसको शक्कर बोलते हैं वो ऐड कर लें। वो नहीं है तो आप दूसरी व्हाइट शुगर का पाउडर ऐड कर लें, कॉफ़ी ऐड कर लें, तो उसका एक पेस्ट सा बना लें। उसके साथ आपने 5 से 6 मिनट या 7 मिनट तक मसाज करना है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हम थ्रेडिंग करें क्यों? हम इसलिए करें क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नीटली क्लीन कर देती है। वैक्स से फिर भी बाल रह जाते हैं, लेकिन थ्रेड से कोई भी बाल नहीं रहता। अगर रह जाता है तो हम उसको दोबारा जो है ना वो नीट कर सकते हैं, लेकिन वैक्स में हम बार-बार जो है वो वैक्स नहीं कर सकते। इससे ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन इस तरह होती है, अगर आप 1 मंथ में एक दफ़ा थ्रेडिंग करते हैं, स्किन लूज़ होती है, वो तो वैक्स से भी होती है। लेकिन अगर आप जो है वो रैपिड करते रहते हैं और एक मैं आप लोगों को लास्ट में सॉल्यूशन बताऊँगी, उसके साथ आपकी ग्रोथ जो है ना वो इससे कम होती है ना ज़्यादा होती है। कुछ लोगों की कहती है ना कि हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, लेकिन थ्रेड से आपकी ग्रोथ कभी भी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आपको चाहिए, थ्रेड हम कहाँ पे कर सकते हैं? लेग्स और आर्म्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप अपने फेस को भी थ्रेड कर सकते हैं। फेस के लिए अगर आपने थ्रेड करना है तो आपके पास जो है वो एलोवेरा जेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपको एज़ अ सूथिंग काम देती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप्स के, ठीक है? सबसे पहले जो है ना वो आपने अपनी एल्बो की, कल हमने मुँह में डाल के धागा चलाना सिखाया था, आज हमने वो वाला काम नहीं करना। आपने अपनी जितनी आपकी एल्बो है उसकी मेजरमेंट का आपने एक थ्रेड ले लेना है, डबल लेना है। इस तरह से उसकी आपने जो है ना वो एक नॉट यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। फिर आपने जो है ना उसको ट्विस्ट करना है। 4 टाइम एक तरफ से, 4 टाइम एक तरफ से, आपका इस तरह से ट्विस्ट बन जाएगा। अगर आपके बालों की डायरेक्शन इस तरह ऊपर को है, तो आपका जो नॉट है ना वो इस तरफ आएगा, तो आपके बाल प्लक नहीं होंगे, ये रॉन्ग मेथड है। और अगर आपके बाल इस तरह हैं, तो आपका ये वाला प्लक इस तरह आना चाहिए। वो इसको कट करेगा तभी जो है वो आपके जो है वो हेयर ईज़िली होंगे। आपने इसको प्रैक्टिस करके देखना है, बाकी मैं वीडियो साथ अटैच कर रही हूँ, आपने उसको लाज़मी तौर पे देखना है। इसके लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सबसे पहले अपनी क्लाइंट की स्किन की एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद आपने उनको बोलना है कि वो अपनी नीचे से जो है वो इस तरह से टाइट कर लें। जैसे कि मेरी एक फिंगर है, तो मैं अपने क्लाइंट को बोलूँगी कि वो इसको इस तरह से टाई कर लें। इसी तरह से आपने उनके आर्म्स वगैरह जो है वो टाई करवा देने हैं और आपने जो है ना वो उनके थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग में कट्स वगैरह से जो है ना वो आपने हमेशा अवॉइड करना है। अगर फिर भी आपके कट वगैरह लग जाए, तो आपने उसके ऊपर पहले सूथिंग लोशन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने जो है उसके ऊपर टाल्कम पाउडर अप्लाई कर देना है। सारा कुछ होने के बाद आपके कोई कट वगैरह नहीं लगता, आपकी कोई इंजरी वगैरह नहीं लगती, तो आपने क्या करना है, आपने अलम लेनी है, यानी कि फटकड़ी का पाउडर लेना है और उसको आपने पानी के अंदर थोड़ा-सा इस तरह से एक जो है वो सॉल्यूशन टाइप, घोल टाइप बना लेना है और उसको जो है ना वो आपने स्प्रे बॉटल के साथ स्प्रे करना है। इससे आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आपके कट्स वगैरह लगे हैं, तो अलम जो है वो आपके कट्स के अंदर जाके लगेगा, तब आपने इसको नेक्स्ट डे प्रोसेस को कर लेना है, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है। इसके अलावा बार-बार जो लोग थ्रेडिंग करवाते हैं उनको पता होगा कि थ्रेडिंग करने से जो है ना वो स्किन लटकना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप हमेशा एंटी एजिंग सीरम्स जो है ना वो लाज़मी तौर पे यूज़ करें। और नेक्स्ट जो है ना वो मैं छोटा-सा एक क्लिप दे रही हूँ, आप उसको देखें, आपको इससे जो है ना वो समझ आ जाएगी। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लेरिफ़ाई, अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड की है तो आज वाली क्लास जो है ना वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसान हो जाएगा। और उस थ्रेडिंग होती क्या है? तो थ्योरी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ईज़ी और सबसे चीपेस्ट वे है, ठीक है? ईज़ी आसान बहुत है, चीप सस्ता बहुत है। एक आपको इसमें थ्रेड की ज़रूरत होती है और बाकी आपकी अपनी मेहनत है। तो उसके बाद पुराना है, मेन एक तरीका है, ओल्ड है। सबसे पहले जो है वो इसी के साथ जो है ना वो थ्रेडिंग स्टार्ट हुई थी और इसके अंदर जो है वो एक आपको सिर्फ जो है ना वो धागा जो है ना वो मेन इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आपको चीज़ें जो चाहिए उसमें आपको पाउडर चाहिए, आप किसी भी किस्म का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, टाल्कम पाउडर। उसके बाद आपको कलर पेंसिल चाहिए जिसके साथ आप जो है ना वो अपने एजेस जो है ना उसको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको 40 नंबर थ्रेड चाहिए, आपको ईज़िली किसी भी जो है ना वो कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है और इसका थ्रेड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूनिक और बहुत ही बारीक होता है। कॉटन टिश्यू वगैरह चाहिए, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में, आजकल तो ज़रूरत नहीं है। सीज़र चाहिए आपको जो कि इस्तेमाल होनी चाहिए और एक आपको स्पूली ब्रश चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आपको ये स्पूली और ये इस तरह की जो है ना वो चीज़ों की इतनी, मतलब कलर पेंसिल वगैरह की आपको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। पाउडर हम जो है वो साइडों पे लगाएँगे, कलर पेंसिल से हम एजेस मार्क करेंगे, 40 नंबर थ्रेड से हम थ्रेडिंग करेंगे और कॉटन और टिश्यू से हम जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ वगैरह करेंगे और सीज़र के साथ जो हमारे छोटे-छोटे बाल होते हैं हम उनको कट करेंगे और स्पूली भी जो है ना वो शेप देने में काम आती है।
आगे जी हम बात कर लेते हैं डिग्रीज की। डिग्री जो है वो 3 तरह की होती है, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे ये जो हमारा बिल्कुल सीधा यहाँ से एज आता है अपर उसका, इसको हम 90 बोलते हैं। जहाँ पे इसकी एंडिंग होती है वो 45 होती है और जहाँ पे आर्च होती है वहाँ पे 60 होती है। ये बिल्कुल फ्लैट है, ये थोड़ी सी आर्च वाली है और ये जो है इसके अंदर बिल्कुल भी कोई आर्च नहीं है। मुख्तलिफ जो है ना वो शेप्स या तो कस्टमर की डिमांड पे या फिर आप उनके फेस को देख के जो है ना वो कर सकते हैं। वो बाकी मैं जिस तरीके से आपको डॉट मेथड से बताऊंगी नेक्स्ट, वो आपको इजीली जो है ना वो आप समझ आ जाएगी। और बाकी आजकल जो है ना वो मोटी आईब्रो का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आजकल बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा आर्च वाली जो है ना वो आईब्रो नहीं चलती। और दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि आप कस्टमर की जो शेप है ना उसको ख़राब ना करें अपनी आर्च बनाने के चक्कर में। जो उनकी ओरिजिनल शेप है बस आप उसी को ही मॉडिफाई करें, इससे जो है ना वो ज़्यादा अच्छी जो है ना वो शेप आती है। उसके बाद कहाँ-कहाँ पे आप थ्रेड कर सकते हैं? आप अपनी गालों पे थ्रेड कर सकते हैं, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। अपर लिप्स पे कर सकते हैं, जो हमारे होंठों का ऊपरी हिस्सा है। चिन यानी कि हमारी थोड़ी ब्रोज़ जो कि आईब्रोज़ होते हैं, नेक पे कर सकते हैं, फुल फेस पे कर सकते हैं, फिंगर्स की ये वाली जो मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी आर्म्स के ऊपर और अपनी लेग्स के ऊपर जो है ना वो थ्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जी स्टेप्स कौन से आते हैं? इसके अंदर स्टेप्स आती है, हमने 18 इंच का जो है ना वो एक पीस ले लेना है थ्रेड का, जो कि 40 नंबर है। और नीडल हमने एक ले लेनी है। नीडल आपने सुई नहीं लेनी, बल्कि जिस तरह आप इसके लिए जो है ना वो ये जो हमारी ब्लैक हेड रिमूवल पिन होती है आप वो भी ले सकती हैं। आईब्रो शेपिंग के लिए जो है ना वो आपने क्या करना है, आपने एक जो है ना वो नीडल लेनी है, उसको आप अपने बिल्कुल जो है ना वो नाक की एक, मतलब अगर आप लेफ्ट बना रहे हो तो लेफ्ट वाली सीध में, और अगर आप राइट बना रहे हैं तो राइट वाली सीध में आपने 90 डिग्री के ऊपर जाके जो है ना वो एक डॉट लगा लेना है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा इस तरह से आर्च की शक्ल में घुमाना है और आपने उसको दूसरी साइड पे ले जाना है और वहाँ पे आपने जहाँ पे आपको 60 डिग्री मैंने आप लोग को मैयर बताई है, आपने वहाँ पे जाके एक डॉट बना लेना है। आपने कलर पेंसिल लेनी है, ब्लैक तो आपने कभी भी नहीं लेनी, कोशिश करें कि रेड या ऑरेंज कलर की लें। तो उसके बाद जहाँ पे आपकी आर्च ख़त्म होती है, जहाँ पे आपकी आईब्रो ख़त्म होती है, वहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों डॉट्स को जो है ना वो मिला लेना है अच्छे तरीके से, और आपने जो है ना उसके बाद एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टाइल में जो है ना वो आपने नीडल की हेल्प के साथ नीचे वाली जो है आपका एरिया, वहाँ पे भी आपने जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपने स्पूली की मदद से जो है ना वो इसको ऊपर की तरफ कॉम्ब करना है, और जो आपके बाल ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर होंगे, उसको हमने सीजर की हेल्प से जो है ना वो कट कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर बाल बच जाएंगे, जो कि कटिंग में नहीं आएंगे, उनको जो है ना वो हमने थ्रेड के साथ जो है ना वो प्लग कर लेना है। और इसी तरह जो है ना वो हमने नीचे वाली साइड के ऊपर जो है ना वो जो हमारे लाइन के साथ जो है वो थ्रेड को ऊपर की तरफ कर लेना है। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ करेंगे तो जो बाल नीचे बच जाएंगे उनको हमने जो है ना वो थ्रेड की मदद से जो है ना वो कट कर लेना है। इसी तरह जो है वो हम दूसरी साइड पे सेम एज इट इज़ जो है ना वो काम करेंगे, और हमारी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो आईब्रोज यहाँ पे बन जाएंगी। और आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है वो लाजमी तौर पे करनी है। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो इतनी हेल्पफुल वीडियो बहुत पसंद आई। जब भी किसी चीज़ को सीखना हो, जब तक आपको उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत ना पता होगी, आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप एक प्रोडक्ट भी बाय करते हो तो अगर आपको उनके इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होंगे तो आप वो नहीं समझ पाओगे कि मेरे लिए ठीक है नहीं है। इसलिए लर्न करना भी उतना ज़रूरी है जितना प्रैक्टिकल। तो आज मैं आपको आईब्रो की डिटेल्स बताऊंगी, थ्योरी वर्क होगा, आईब्रो की बेसिक शेप्स बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आईब्रो को अगर आप कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसकी नेचुरल जो शेप है और उसे कोई और शेप चाहिए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो काम स्टार्ट कर लेते हैं। जो घर बैठे सच में कोई स्किल सीखना चाहती है, मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप एक नोटबुक बना लो। मैं जैसे जैसे पॉइंट नोट डाउन करवाऊँ आप करते जाया करो। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईब्रो की बेसिक शेप बता रही हूँ। सबसे पहली शेप है स्ट्रेट। अच्छा, इसमें स्ट्रेट क्या है, आईब्रो आपके सामने है, टोटली स्ट्रेट है। इस पाकिस्तान में भी ऐसी आईब्रोज होती हैं, लेकिन मोस्टली जापानीज़ वगैरह में, चाइनीज़ में ऐसी ही आईब्रो होती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को इस शेप की आईब्रो भी बहुत पसंद होती है। मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि आईब्रो कैसे आपने बनानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्व्ड। ये राउंड में होती है आईब्रो की शेप। ठीक है, इसमें ना फ्रंट स्ट्रेट होता है ना इसमें आर्च होता है, टोटली राउंड में आती है शेप। और कौन सी आईब्रो शेप किस फेस पे सूट करती है, जैसे जैसे आप ब्यूटिशियन कोर्स लर्न करते जाएंगे आपको सब समझ आता जाएगा। अच्छा, आपने यहाँ पे देख लिया राउंड आईब्रो कैसी होती है। इसको राउंड आप कर्व भी बोल सकते हो, राउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट आर्च है। आर्च हमारा क्या होता है, हाइट।
आईब्रो की जो हाइट होती है ना उसको बोलते हैं आर्च, जहाँ पे आकर शेप चेंज होती है आईब्रो की, ठीक है। फ्रंट एरिया और है, सेंटर पार्ट छोड़ के एंड और है, तो जो सेंटर पार्ट होता है ना उसको आर्च बोलते हैं हाइट को, ठीक है। आप इसमें नोट करोगे तो ये आपको आर्च बहुत सॉफ्ट लगेगा, इतनी बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है और आईब्रो से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ठीक है, कि आपका फ्रंट पार्ट बहुत नीचे, हाइट बहुत ज़्यादा और एंड बहुत नीचे, ऐसा कुछ नहीं, तो मतलब कि सॉफ्ट आर्च है। उसके बाद हाई आर्च में और सॉफ्ट आर्च के आप एंड में डिफरेंस देखो कि जो उसका आर्च का एंड है वो स्ट्रेट है और जबकि हाई आर्च का जो एंड है ना वो बहुत डाउन में है। तो जब ऑब्वियसली जब एक चीज़ का एंड और फ्रंट डाउन होगा तो उसकी जो हाइट होगी ना वो ज़्यादा होगी, मतलब कि जहाँ से उसको हाइट देने की कोशिश करोगे वो ज़्यादा होगी और फ्रंट पार्ट डाउन होगा तो ही हाइट ज़्यादा फील होगी। तो हाई आर्च में क्या होता है, हमारी जो आर्च है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है जबकि सॉफ्ट की बहुत लाइट होती है, ठीक है। उसके बाद एस शेप है। एस शेप ये कैसे है, अगर आप नोट करोगे इसका फ्रंट जो है ना गहराई में बे की तरह डाउन है, ठीक है, इसकी भी हाइट ज़्यादा होती है। एस शेप की भी जो आर्च है ना उसकी हाइट ज़्यादा होती है। अगर आप इस रुख से देखोगे तो ये एस बनता है टोटली, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये एस बनता है टोटली, ठीक है। यहाँ से गहराई वाली जगह फ्रंट से गहराई, जबकि हमारे हाई आर्च में स्ट्रेट, एस शेप में गहराई, फिर आर्च की हाइट और फिर डाउन, ठीक है। पर सॉफ्ट और हाई के मैंने आपको एंड पॉइंट पर बताया कि वो कितना कैसा डिफरेंस है और एस शेप का डिफरेंस आप हाई से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा हाई आर्च में और एस शेप में एंड पार्ट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अपवर्ड। अपवर्ड और स्ट्रेट में आपको अभी गाइड करती हूँ कि क्या डिफरेंस है, फिर आपको क्लियरली समझ आएगा। आप स्ट्रेट आईब्रो को देखो वो टोटली स्ट्रेट है, उसका इनर साइड या आउटर साइड मतलब फ्रंट पार्ट या एंड पार्ट डाउन अप कहीं नहीं, स्ट्रेट टोटली स्ट्रेट है, उसका आर्च भी स्ट्रेट है। अपवर्ड में आप देखो डिफरेंस के फ्रंट नीचे है, आर्च उसका भी इतना क्लियर नहीं है लेकिन आईब्रो तिरछी है, फ्रंट स्ट्रेट है, सॉरी जो स्ट्रेट आईब्रो है वो टोटली स्ट्रेट है, उसका आर्च फ्रंट एंड टोटली स्ट्रेट है, जबकि जो हमारी अपवर्ड है ना वो आड़ी है, उसका फ्रंट डाउन है, आर्च और एंड इक्वल है। आपके सामने देखोगे गौर करोगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। आईब्रो की शेप्स आपको समझ आई, एक बार फिर से अगेन रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रेट आईब्रो हमारी टोटली स्ट्रेट होती है, उसका आर्च एंड फ्रंट टोटली स्ट्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद कर्व को आप राउंड बोलो, कर्व बोलो, जैसे आपको इजी है, ये आईब्रोज भी बहुत कोई लाइक करता है। उसके बाद सॉफ्ट आर्च, इसमें आर्च की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हाइट ज़्यादा कैसे फील नहीं होती, उसका एंड पार्ट जो है ना बहुत डाउन में नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं हाई आर्च, उसके लिए इसका हाई पॉइंट जो है ना, जो आर्च है बहुत ज़्यादा है और जो फ्रंट और एंड है ना वो डाउन में होता है और आर्च की हाइट ज़्यादा है, ठीक है, गहराई भी ज़्यादा होती है। उसके बाद एस शेप, एस का फ्रंट बेस शेप में है जबकि हाई आर्च का बेस शेप में स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसका गहराई में मतलब कि बेस शेप में एक किस्म का समझ लो। और उसके बाद आर्च की हाइट है और फिर एंड। उसके बाद अपवर्ड जो है ना, फ्रंट जो स्ट्रेट थी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट थी और जो अपवर्ड है ना थोड़ी सी आड़ी है ऊपर की तरफ, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गए सब आईब्रोज में, ये हमारी बेसिक शेप्स हैं। अब मैं आपको गाइड करूँगी कि अगर जैसे कि बिलफर्ज अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जिसका सॉफ्ट आर्च है और आपको वो डिमांड कर रहा है, ऑब्वियसली हमें कस्टमर की डिमांड पे उतरना पड़ता है, लेकिन उससे पहले मेकअप आर्टिस्ट का फ़र्ज़ है कि वो कस्टमर को गाइड करे क्या सही है क्या गलत है, क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा, ये गाइड करना सबसे पहली ड्यूटी है एक मेकअप आर्टिस्ट की, ठीक है। जिन सैलून्स पे गाइड नहीं ना किया जाता, आप देखोगे उन्हीं सैलून्स के बारे में ज़्यादातर मसले मसाइल ये होंगे कि उसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, उसने मेरा ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसने मुझे बताया नहीं है, पार्लर वालियाँ ऐसे करती हैं। फिर ये बातें सब तब बनती है जब आप कस्टमर को गाइड नहीं करते, उसको अच्छा बुरा या सूट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आप बताते नहीं, क्योंकि आपके पास तजुर्बा होता है और वो फर्स्ट टाइम आ रहा होता है या सेकेंड टाइम जो भी है, या उसे कुछ चेंज चाहिए होता है। आपका काम है उसे गाइड करना। वो दिन में 100 लोगों से मिलता नहीं, जबकि आप 100 तरह के चेहरों और शेप्स के साथ मिलते हो, ठीक है। आपकी पहली ड्यूटी होती है। मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि आपने कस्टमर को कैसे डील करना होता है। खैर आज का काम करते हैं, मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि आपने कस्टमर को कैसे डील करना होता है।
खैर आज का काम करते हैं। अब मैं आपको जो शेप चेंज करना है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, एक सॉफ्ट आर्च का आपके पास कस्टमर आ गया और आप उसको चाहिए एक स्ट्रेट या एक अपवर्ड आईब्रो, तो आपने उसको कैसे बनाना है। तो मैं अलग से एक पेपर पे आईब्रो ड्रा करके लेकर आती हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आईब्रो मैंने ड्रा कर लिया है। अच्छा, मैंने ये सॉफ्ट आर्च बनाया है, हाइट फ्रंट थोड़ा सा लो, उसके बाद आर्च की हल्की सी हाइट और एंड छोटा सा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सॉफ्ट आर्च में एंड की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस आईब्रो को हमने स्ट्रेट पे कैसे कन्वर्ट करना है या अपवर्ड में कैसे उसको बनाना है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। आपका पहला काम है उसको गाइड करो, आपके फेस पे ये सूट करेगा। लेकिन अगर फिर भी कस्टमर को चाहिए तो कोई हर्ज नहीं है, आप बना दो, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाइड करना मेकअप आर्टिस्ट का पहला काम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आईब्रो ड्रॉ की हुई है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ यहाँ पे हमने कौन सी साइड छोड़नी है बालों की कि ये स्ट्रेट होगा। जहाँ पे आर्च की नीचे वाली साइड से फ्रंट से हम थोड़ा सा बालों को निकालेंगे और गहराई वाली जगह पे थोड़े से बाल छोड़ेंगे। आर्च की जो निचली साइड है यहाँ से हम बाल ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। और फ्रंट ऊपर वाली साइड से हम बाल थोड़े बहुत निकालेंगे। यहाँ पे बाल रखेंगे और जहाँ से बाल निकालेंगे वहाँ से मैं रेज़र से रिमूव कर रही हूँ कि आपको समझ आए कि बाल कहाँ से निकालने हैं और कहाँ पे छोड़ने हैं। जहाँ पे छोड़ने हैं वहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ और जहाँ से निकालने हैं वहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आईब्रो की लेंथ काटेंगे, निकालेंगे आर्च के साथ साथ। जहाँ पे आर्च की थोड़ी सी हाइट ख़त्म किया, बाल छोड़े हैं, वहाँ से बाहर की तरफ स्ट्रेट लेंथ का साइज़ निकालेंगे और बाकी एक्स्ट्रा नीचे से बालों को रिमूव कर देंगे। तो मोस्टली हमारी आईब्रो यहाँ तक स्ट्रेट हो चुकी है, ठीक है। अब जब हम अपने फ्रंट एरिया से भी थोड़े से बाल यहाँ से करके निकालेंगे तो हमारी टोटली आईब्रो स्ट्रेट कह लें। और अगर उनकी हाइट थोड़ी सी, आर्च थोड़ा सा लंबा है, आर्च और फ्रंट एरिया में लेंथ ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रेट है। यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई है कि कैसे क्या करना है। अच्छा, एक बात आपने भी कस्टमर को गाइड करनी है, और वो लोग जो मतलब ब्यूटिशियन कोर्स तो सीखना नहीं चाहते लेकिन आईब्रोज करवाते हैं, मैं उन्हें एक बात बता दूं कि जब जो आपकी नेचुरल शेप है ना, मैंने जो भी आपको सारी शेप्स बताती हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं शेप्स, ठीक है। जो बेसिक्स थी मैंने आपको गाइड की। जब आप उन शेप्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब अपनी पसंद के मुताबिक दूसरी शेप में लेकर आते हो तो 100% आईब्रो थिन हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है। आपकी मतलब शेप से दूसरी शेप पे कन्वर्ट करते आईब्रो बहुत बारीक हो जाती है। और बारीक आईब्रोज चेहरा बहुत ज़्यादा शार्प फील कराती हैं, मतलब बहुत बड़ी एज का, जिससे पंजाबियों में कह लें तो पक्की उम्र की लड़की लगने लगती है। अपने चेहरे पे सॉफ्टनेस रखनी है तो आपने आईब्रो को थिक रखना है। अब आईब्रो कैसे फिल करते हैं मैं आपको ये समझाती हूँ थ्योरी वर्क में। इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, अगर आपने प्रैक्टिकल देखना है तो। थ्योरी वर्क में इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, अगर आपने प्रैक्टिकल देखना है तो। लेकिन जिन्होंने स्टार्ट किया है मैं उनको थ्योरी में पहले समझा दूं कि आपने क्या करना है। आईब्रो की निचले साइड पे एक लाइन ड्रा करनी है, कलर से करें, पाउडर कलर से करें, आईब्रो पोमेड से करें, पेंसिल से करें, जिससे भी करनी है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आईब्रो की निचली साइड पे एक लाइन ड्रा करनी है। निचली साइड पे लाइन ड्रा करने के बाद आपने ऊपर वाली साइड से हाफ लाइन लगानी है, पूरी नहीं, हाफ फ्रंट पार्ट छोड़ के हाफ एरिया से लाइन स्टार्ट करते हुए आपने ऊपर वाली भी आउटलाइन ड्रा कर लेनी है। ऊपर साइड और नीचे साइड से आपने आउटलाइन टोटली ड्रा कर ली। उसके बाद आपने उसको सारे को फिलअप कर देना है। फ्रंट एरिया बार बार कह रही हूँ छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में आप स्पूली ब्रश चलाएंगे ना अपनी टोटली आईब्रो में, तो फ्रंट ऑटोमेटिकली हमारा कलर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा था। ये इस पर मैं प्रैक्टिकल वर्क में वीडियो भी बना चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती भी हूँ। जब आप ऐसे करोगे ना तो एक प्रोफेशनल तरीके से आपने अपनी आईब्रो बनाई है। ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग तो सभी को चाहिए होती है। तो आपने जब प्रोफेशनल तरीके से अपनी आईब्रो बनानी है तो उसके लिए क्या क्या मेथड है मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको पहली ही क्लास अच्छे से समझ आई होगी, डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया है। फिर भी मुश्किल हो रहा है तो आपने क्या करना है, जिस हाथ में आपके रील है ना, उस हाथ एक थंब से तो आप प्रेस कर रहे हैं ना, ठीक है। जो फिंगर है ना ये वाली आपकी, आपने
इस पर बल चढ़ाया हुआ है, आपने उसको ऊपर की तरफ जब खींचना है ना तो ये प्रेस किया थंब से, नीचे आ गया, अब खोलना है, फिंगर के साथ धागे को खींचा ऊपर, धागा खुल जाएगा। ठीक है, आपकी जो कैंची है ना, ये जो आपके सीधे हाथ में बना हुआ है ना, ये कैंची है, एक्चुअल में इसको ही सीज़र बोलते हैं। फिर बताती हूँ, थंब से प्रेस किया, फिंगर के साथ खोल दिया, थंब से प्रेस किया, फिंगर से खोल दिया। कोशिश किया करें दोनों हाथों के साथ काम किया करें, सिर्फ एक हाथ से काम नहीं करना कि इसी हाथ के थंब से प्रेस करना और इसी हाथ से खोलना, नहीं, दोनों हाथों से। इस हाथ के साथ भी फिंगर को खोला करें और उस हाथ के फिंगर से भी, फर्स्ट फिंगर से भी धागे को पुश किया करें। दोनों हाथों से काम करेंगे तो धागा आपको जल्दी चलाना आ जाएगा। ठीक है, एक हाथ से सिर्फ ज़ोर लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। दोनों हाथों को इक्वल प्रेस किया और दोनों हाथों की फिंगर्स को खोल के धागे को ऊपर कर दिया, लेकिन एक हाथ की आपकी 3 फिंगर लगेंगी और जिस हाथ में रील है उस हाथ की 1 फिंगर जिस पे धागा बल दिया हुआ है। बल दे दे, ठीक है, नहीं भी आपने दिया हुआ तो भी वो धागा आपकी फिंगर के ऊपर होगा, आप उसे ईजिली प्रेस कर सकते हो। धागे की लेंथ भी तकरीबन उतनी होनी चाहिए जितनी आपको वीडियो, मैं तो थोड़ी सी छोटी रखी हुई है ताकि वीडियो में दोनों तरफ के मेरे हाथ नजर आए, लेकिन आपने कोशिश करने से थोड़ी सी बस ज़्यादा हो। अगर इतने में ही आपको जितने में आपको पता चल रहा है कि कैंची इजीली चल रही है फ्लो में, ठीक है, कि वो उतना साइज़ आपके धागे का ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक पेपर। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी आप न्यूज़पेपर ना लें, या तो ऐसे प्लेन पेपर ले लें या ऐसे आप एक प्रिंट निकलवा लें आईब्रो का। ठीक है, प्लेन पेपर पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप आईब्रो की शेप पे काम करें। यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फ्री हैंड मेरी राइटिंग पे ना जाइएगा, बहुत गंदी है इंग्लिश में राइटिंग। सबसे पहला स्टेप फ्री हैंड है, उसके बाद मैंने आईब्रो की कुछ शेप ड्रॉ कर लिया खुद ही से। फ्री हैंड जल्दी जल्दी, अगर आपके पास आईब्रो का प्रिंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप खुद से ड्रॉ कर लो, कोई बहुत मसला नहीं कि आपको पैसे खर्च के प्रिंट ही निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर लो फ्री हैंड। उसके बाद है लाइन फॉलो। लाइन कैसे हम लोगों ने फॉलो करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं, क्या है हमारा फ्री हैंड करना। सबसे पहले आपने टांग पे टांग रखनी है। ठीक है, हमेशा धागा चलाने के लिए अपने टांग पे रखना है। ठीक है, और वो टांग ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कबाया पिन। आपने कुशन, मैंने कुशन क्यों रखा था, इसीलिए रखा था, मैंने इस पेपर को इसके साथ पिन अप कर देना ताकि जब मैं धागा चलाऊं तो पेपर ना हिले। ठीक है, या मैं फिर धागा बनाना बता रही हूँ। मैंने धागे के 2 सिरे पकड़े, हाथ में एक दांत में दबा लिया राइट साइड पे, और जो रील वाली साइड थी उसको दांत की और सीधे हाथ के सेंटर से मिलाकर नीचे ले आई हूँ। और उसके बाद ये जो मेरे पास राउंड बन गया था उसको मैंने बल देकर 6 से 7 अंदर की तरफ दें या बाहर की तरफ दें, और ये फिर इस हाथ का आपने धागा छोड़ देना है और ये आपके पास कैंची तैयार हो जाएगी। ठीक है, कैंची तैयार हो गई। अब आपने फ्री हैंड चलाना है इसको। जब आपके धागे से ऐसी आवाज़ आने लगी जो आपको अब आएगी तो समझें कि आपका धागा ठीक चल रहा है। मीन्स के धागा आपके पेपर के साथ टच कर रहा है, आपकी स्किन के साथ, आपके हाथ में इतना प्रेशर आ चुका है कि आप धागा कंट्रोल कर रहे हो, धागा ठीक से चला रहे हो, तो ही ये आवाज़ आ रही है। प्रेशर आ चुका है कि आप धागा कंट्रोल कर रहे हो, धागा ठीक से चला रहे हो, तो ही ये आवाज़ आ रही है। जब धागे से आवाज़ ना आए तो समझिए आपका धागा भी ठीक नहीं चल रहा, धागा स्किन से ऊपर है, प्रेशर नहीं हाथ में आ रहा ठीक से। ठीक है, आपने अपनी इन चीज़ों को खुद ही नोट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लाइंस को फॉलो करेंगे। उसके लिए मैं फिर से अपने पेपर को अटैच कर रही हूँ कुशन के साथ ताकि वो तंग ना करे, हिले ना। अच्छा, लाइंस मैंने क्यों ड्रॉ की हैं, एकदम से मैं आईब्रो पे क्यों नहीं आई। जब हम लाइन के साथ काम करेंगे ना, सिंगल लाइन के साथ, तो ही आईब्रो, एकदम से आईब्रो पे चले जाएंगे तो किसी की तो आईब्रो उड़ा ही देंगे हम। जब लाइन को हमें समझ आ जाएगी ना, हमने किस लाइन की डायरेक्शन के साथ किस लाइन को फॉलो करते हुए आईब्रो बनानी है, हमने अपनी क्या लाइन ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग शेप, आईब्रो की शेप, तो ही समझ आएगी। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है लाइन। तो मैंने आईब्रो की जो लाइन थी ना वही लाइन ड्रॉ कर लिया है। पहले स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा मैंने आर्च बनाया और फिर 2 आड़ी बना ली है। जो हमारी स्ट्रेट वाली है ना, मेरा ज़ेन था आईब्रो की ऊपर वाली साइड। ठीक है, उसके बाद आर्च जो था, आर्च आपको पता है ऊपर और नीचे राउंड शेप दोनों। उसके बाद जो ये साइड थी ना, ये हमारी आईब्रो की निचली साइड है। ठीक है, और जो ये है ना हमारी लेंथ, आईब्रो के आर्च को जो हाइट होती है उसको आर्च बोलते हैं, एंड को लेंथ बोलते हैं, और फ्रंट को फ्रंट ही कहते हैं, फ्रंट पार्ट को। अच्छा, अब इस धागे के
जो मैंने लाइन बनाई हुई ना उसके साथ साथ कोशिश करना है मेरा धागा चले, या उसके बिल्कुल ऊपर चले या उसके बिल्कुल साथ साथ चले। अच्छा, हमारा आर्च एकदम से नहीं बनता। आर्च जब बनाते हैं या लेंथ से या फ्रंट से, मोस्टली लेंथ से ही एक एक दो दो करके बाल हमें आर्च से निकालने पड़ते हैं। एकदम से पूरा राउंड कोई भी नहीं उतार सकता, ठीक है। यहाँ पर आके दो दो तीन तीन बार ही करने पड़ते हैं। धागे को आहिस्ता आहिस्ता करके घुमाना पड़ता है, जैसे हाथ की एक साइड आगे और एक साइड पीछे करी जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा आर्च बनता जाएगा। इसी तरह आपने बाकी दोनों लाइंस को भी फॉलो करना है, उन पे भी धागा चलाना है। धागे की प्रैक्टिस तब तक करें जब तक आपको कम से कम 50% ना समझ आ जाए कि हाँ मेरा धागा बेहतर होने लग गया, ठीक है। 1 से 2 बार करें और मायूस बिल्कुल ना हो कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से शायद नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे हो सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया, मुझे तो उम्मीद है कि सबको आ जाएगा। जिसको लगता था ना कि मुझे नहीं आ सकेगा कभी आईब्रो धागा चलाना, ये मुझे उम्मीद है कि सबको आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रही हूँ, स्केल और सीज़र में डिफरेंस। हमारा स्केल क्या है, जो हमारे बल है ना धागे के, वहाँ से लेके जो मेरे हाथ में रील है ना, वहाँ तक का हमारे पास है स्केल, ठीक है। ये हमारा स्केल है। और ये जो हमारे पास राउंड है ना, ये इसे बोलते हैं सीज़र, कैंची, जिसके अंदर हमारी फिंगर्स डली हुई हैं, वो है सीज़र कैंची। और दूसरी तरफ है हमारा स्केल्स। ये स्केल कैसे है, मैंने आईब्रो के साथ साथ ये धागा चलाया, जहाँ तक हमारे बल थे वहाँ तक स्केल आया। या स्केल जब चलाते हैं ना, तो जो हमारी सीज़र है उसके अंदर बाल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और फिर जब हम थंब से अपने धागे को प्रेस करते हैं, कैंची चलती है और वो वाले बाल प्लग हो जाते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, स्केल धागा चलाना सिखाऊंगी। आप किसी भी सैलून पे जाओगे ना सीखने के लिए, तो वो आपको सबसे पहले धागा चलाना ही सिखाएंगे। ये हर मेकअप कोर्स का सबसे पहला स्टेप होता है। तो आज मैं भी आपको यही सिखाऊंगी। आपने बहुत ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ है, तभी थोड़ी सी लेंथी है, आपने स्किप नहीं करनी। मैंने छोटे छोटे से इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, आपने वो सारे नोट करने, उन्हीं सबको फॉलो करके जब आप धागा चलाओगे ना, तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मेरे हाथ में जो आप रील देख रहे हैं, ये आईब्रो का थ्रेड है, रेशमी धागा होता है और बहुत बारीक होता है। इसकी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, लोकल भी हैं, चाइना के भी हैं। आप मार्केट में जाकर अगर बोलोगे ना कि हमें आईब्रो का थ्रेड दे दें, तो वो आपको दे देंगे। अब मैं आपको धागा बनाना सिखाती हूँ, धागा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसका एक सिरा लेना है और रील को ज़्यादा लेंथ में खोल लेना है। धागे को ज़्यादा लेंथ में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोल सकती वरना मैं कैमरे से बाहर चली जाऊँगी। उसका सिरा लेना है और आपने दांतों, जो आपकी राइट साइड दांतों की होगी ना, आपने वहाँ पर उस सिरे को दांतों में दबा लेना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप वैसे वैसे वीडियो के साथ साथ करोगे तो इंशाल्लाह आपको धागा चलाना आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 तरह से पकड़ना है। एक राइट हैंड में उसी साइड पे, जिस साइड पे आपने दबाया दांत में, और एक तरफ आपके रील होगी। सीधे हाथ में मेरे हाथ में धागे का सेंटर है और उल्टे हाथ में मेरी रील है, ठीक है। मैं सिर्फ उतनी लेंथ पकड़ी हूँ जितनी के कैमरे में नज़र आ जाए। आपने रील के पास से पकड़ना है और जो दांत और हाथ, सीधे हाथ के सेंटर था ना, वहाँ से आपने उस धागे को पकड़ना है। जो दांत और हाथ का सेंटर में धागा था ना, उसका सेंटर पकड़ना है और उसे नीचे ले आना है। आपने क्या करना है, मैं फिर से बताती हूँ। आपने रील वाले धागे को, जो आपके दांत वाला धागा है, उसके और हाथ के दरमियान से जाके आपने मिलाना है और मिलाकर नीचे ले आना है। ऐसे नीचे आ गया धागा, अब आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ओवल शेप का धागा बन जाएगा, ठीक है। आपने उसमें एक तरफ से उसे वैसे ही दबा के पकड़ के रखना है, ठीक है। और दूसरी साइड से आपने उसमें 2 से 3 उंगलियां डाल के उसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किसी भी तरफ आप बल दे दें। नो इशू के बाहर की तरफ ही मस्त बल देते हैं या अंदर की तरफ ही देते हैं। 6 से 7 आपने बल दे देने हैं, ठीक है। बल देने के बाद अब आपने धागा चलाना कैसे है, ये आपकी धागे की शेप होगी। बल देने के बाद, तैयार करने के बाद, ये धागे की शेप होगी जो आपके सामने है, ठीक है। ये आपकी शेप आ गई, समझ लें आपका धागा तैयार है। अब क्या करना है, धागा चलाना कैसे है। धागा बहुत फ्लो में, जैसे मैं अब चला रही हूँ, जब ऐसे फ्लो में आपका धागा चलने लग जाएगा, समझे आपको धागा चलाना आ गया। आपने चलाना कैसे है, आपने इस थंब के साथ, जिस हाथ में आपके रील है, उसी हाथ के थंब के साथ आपने धागे को प्रेस करना है। यहाँ से प्रेस किया, धागा बंद हो गया। इस हाथ के आप फिंगर्स खोलेंगे तो धागा खुल जाएगा। 2 तरीके से मैं आपको बताऊँगी धागा कैसे खुलेगा। प्रेस करेंगे,
प्रेस करते करते अगर आप अपने सर को भी थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो आपकी मर्ज़ी, नहीं भी करेंगे आप स्टिल एक जगह पे सर को रोक कर सिर्फ थंब से प्रेस करेंगे तो भी धागा चलेगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं धागा खोलने और बंद करने के, आपको जो आसान लगे। सर को खींच के आसान है वैसे कर लें, लेकिन प्रोफेशनल यही है कि आप अपने हाथ से काम करें, अपने सर को एक जगह पे स्टिल करें। आपने थंब से प्रेस करना है, ठीक है, और फिंगर के साथ खोल देना है। एक और तरीका खोलना, अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आपने क्या करना है, जिस हाथ में आपकी रील है ना उस हाथ, एक थंब से तो आप प्रेस कर रहे हैं ना, ठीक है, जो फिंगर है ना ये वाली आपकी, आपने इस पर बल चढ़ाया हुआ है, आपने उसको कैंची चलती है और वो वाले बाल प्लग हो जाते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। स्केल चलाया, बाल सेपरेट हुए, आगे सीज़र आई, बाल उसके अंदर, थंब प्रेस किया और बाल प्लग। ये मेथड है आईब्रो का थ्रेडिंग का। ठीक है, यहाँ तक इतने डिटेल्स समझाने के बाद उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई है। निचली साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्केल का गाइड करती हूँ, कौन सा स्केल आईब्रो की किस साइड पे लगता है। निचली साइड पे हमारा आईब्रो का कौन सा स्केल लगता है, हम जो आईब्रो की निचली साइड है वहाँ पे हमारे थंब का जो धागा है ना, थंब के धागे से लेकर हमारी रील के धागे तक का जो पार्ट है ना वो टच होगा, और ऊपर वाली साइड पे हमारी फिंगर के साथ जो धागा लगता है ना वो वाली साइड हमारी टच होगी आईब्रो के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब देखें मैं चला कर दिखाती हूँ। मैंने स्केल चलाया, धागा कौन सा टच हो रहा है, जो हमारी फिंगर के साथ लगा हुआ है, जो साइड धागे की फिंगर के साथ लगी हुई है वो आईब्रो के साथ टच हो रही है। ऊपर वाली साइड पे स्केल की कौन सी साइड आएगी, जो फिंगर के साथ टच है, और जो निचली साइड है वहाँ पे कौन सा धागा लग रहा है, थंब का। ठीक है, इतना सा समझ आया कि कौन सी साइड हमारी आईब्रो के साथ टच होती है और कौन सी साइड बाहर होती है, तो ही आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल निकलते हैं। अगर आप इसके ऑपोजिट काम करोगे ना तो आप आईब्रो के सेंटर से बाल निकालोगे। एंड पर आकर भी लेंथ के साथ भी आप हमेशा ऐसे ही काम करोगे जैसे मैंने आपको फ्रंट पे बताया। ठीक है, किसी भी शेप, डिफरेंट शेप्स के साथ आप जब काम करोगे ना तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार धागा बनाना और तोड़ना बताती हूँ। तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है सीखना। बनाना कैसे, धागे का सिरा दांतों की राइट साइड पे दबाया, उसकी हाफ में आके सीधे हाथ से पकड़ा और रील की साइड से पकड़ा। रील वाला जो है सीधे हाथ से दांत तक जो धागे की लेंथ है उसके सेंटर से उसको जोड़ना है और उसको नीचे ले आना है। लाने के बाद आपने जो हमारी राइट साइड थी उससे बल चढ़ाना है धागे को। ठीक है, अंदर साइड या बाहर जो भी आपको हाथ को सूट करे वो आपने चढ़ाकर उसके बाद आपने थंब से प्रेस करना है और फिंगर के साथ खोल देना है। थंब के साथ प्रेस करना है, फिंगर के साथ खोल देना है। ठीक है, फिंगर के साथ खोलो या फिर इधर सीधे हाथ की फिंगर्स को खोलो तो थंब खुले। अब तोड़ना कहाँ से है, जो रील वाली साइड में एंड पॉइंट हमारे हाथ में था ना धागे का, लेंथ का बाकी सारा सिरा छोड़ के, टोटली धागे की लेंथ छोड़ के जो एंड हो रहा है ना रील के पास तक हमारे हाथ में था। ठीक है, वहाँ से तोड़ना है। जो पिछली साइड है ना वहाँ कहीं से भी नहीं तोड़ना धागा। ठीक है, क्योंकि ये साइड जो है ना कस्टमर की स्किन के साथ बाल को प्लग करती है, टच होती है, तो हमने कहाँ से तोड़ना है, रील के पास से धागे को तोड़ देना है। ठीक है, ये जो प्लकिंग की और फिर उसके बाद धागा को वापस रील पे बल दिए और रख दिया, ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं आपके लिए भी, कस्टमर के लिए भी। आपको इससे रशेस हो सकते हैं होंठों पे, ज़बान पे, आपके इंटरनल आपको इशू हो सकता है और कस्टमर की स्किन पे इसका इशू हो सकता है, क्योंकि आपने एक को इससे प्लग की बाल, उसके बाद नेक्स्ट किसी क्लाइंट के आपने इसी धागे से करने हैं तो उसको रशेस हो सकते हैं, एक्नी हो सकती है। सबकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, केयर किया करें। छोटी छोटी सी बातों से आप अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, अपनी एक रेपुटेशन बना सकते हैं। आप नहीं भी सैलून चला रहे, आप घर में ही सिर्फ करते हो अपना, अपनी बहन का या किसी का भी काम करते हो तो भी केयर किया करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आप एक दूसरे को ना प्रॉब्लम में डाल सकते हो अगर केयर नहीं करते, ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, धागा चलाने के जितने मेन पॉइंट्स है, जितना भी पूरी लेंथ में 2-2 छोड़ के बाल, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो थिक होती जाती है आईब्रो। हमेशा जो शेप वो आपके पास लेकर आएंगे उसी शेप पे धागा नहीं चलाना। अगर आईब्रो थिक करनी है, उससे थोड़ी चौड़ी रखनी है, वो 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा। जब आहिस्ता आहिस्ता बाल छोड़ने लग जाएंगे तो वहां की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और शेप चौड़ी होने लग जाती है। हर बार उसी शेप पे प्लग करने लग जाएंगे ना, जिस शेप पे वो कस्टमर आपके पास आया कि मैंने चौड़ी बनवानी है, तो वो उतनी ही रहेगी। आपको बाल छोड़ना पड़ेगा और ये उसको समझाना है कि मेरे बाल छोड़ने की वजह ये है कि आपके आहिस्ता 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 थिक होंगे बाल, आईब्रो थिक होगी। ठीक है, मैं उसी एंगल पे रखकर दोबारा से प्लग कर दूंगी तो वो आईब्रो उतनी ही रहनी है,
खुद से तो बाल पैदा नहीं ना किया जा सकता, जो बाल उग रहा है उसी को तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, ताकि वो ऐसा ऐसा लेंथ कंप्लीट होती जाए। ये भी जब मैंने आईब्रो पहले बनाई थी ना शादी पर, ये मैंने ये लेंथ निकाली थी इसकी, ठीक है। अब उसके बाद से आईब्रो थोड़ी सी चौड़ी करनी है, ठीक है। ये मैं इतनी आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो बार छोड़ रही हूँ। अब जब दोबारा घनी आएंगी ना तो ये इस एंगल पे आएगी आईब्रो, ठीक है, ताकि ये थिक हो जाए। इसकी आईब्रो में हमने पहले से चौड़ी करनी थी, तो क्या किया, यहाँ से ना इतना डीप आर्च निकाला है और ना ये पहले वाली लाइन थी, ठीक है। मैंने ये बाल भी नीचे छोड़ा है, ये बाल भी छोड़ा है और ये बाल भी छोड़ा है। अब इन तीनों बालों के अंदर थोड़ा सा गैप है, लेकिन जब ग्रोथ होगी ना तो यहाँ के जब बाल आएंगे ना तो ये आईब्रो फ्रंट से चौड़ी हो जाएगी, सही है ना। जब मैं सामने खड़ी हुई थी, ठीक है, इस साइड का आईब्रो बना रही थी, तो जो मेरे अंगूठे को धागा लगता था वो मेरा स्केल भी था, मेरी कोम भी था, मुझे एंगल भी देता था और बालों को सेपरेट भी करता था बाकी आईब्रो से, ठीक है। अब जब मैं ऑपोजिट साइड पर आ गई हूँ, पीछे खड़ी हुई हूँ, अब ये वाला धागा मैं क्या करी, मैं इसको करती हूँ, अपने सर को मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ, टाइट होता जाता है, फिर मैं इसको ऊपर लेकर आती हूँ, ये वाले हाथ को, धागा पीछे वापस आ जाता है। मैं सर को खींचूंगी तो धागा, मेरी कैंची आगे की तरफ जाएगी, जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आऊंगी तो मेरी कैंची पीछे आ जाएगी वापस, ठीक है। अपने बाल मैंने लेने, उसको मैंने लग किया, प्लग कर दिया, इसको मैं लेकर आई, सर पीछे किया, कैंची आगे चली गई, ठीक है। ये ऊपर उठाया तो कैंची पीछे आ जाएगी, ये देखें। अब सेंटर साफ करना है, ये देखें, सेंटर साफ करना है तो क्या करना है, मैंने यहाँ से रख के साफ करना है, तो मेरी ये जो कैंची का ये वाली जगह है ना, ये यहाँ पर आनी चाहिए, ये देखें, ठीक है। कंट्रोल रखना है हाथ में, बस उठा दी, क्योंकि ये आगे जाएगी तो ये आईब्रो भी निकल जाएगी। ये वाला ये जो कैंची का रुख है ना, ये जहां तक जाएगा बाल लेकर जाएगा, ठीक है। क्या किया, मैंने रखा है यहाँ से, ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा, छोटी छोटी जगह पे जब हम धागा चलाते हैं ना, हाथ में ग्रिप आती है, कंट्रोल आता है, ठीक है। अब जब आईब्रो के करीब आना है, से स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा कस्टमर आ जाता है, पहले चलती थी बारीक आईब्रो, बिल्कुल 1 लाइन 1.5 लाइन बस, इससे ज्यादा का दौर नहीं था। अब कुछ सालों से जो है ना चौड़ी आईब्रो, थिक आईब्रो का फैशन आ चुका है, ठीक है। जो जिन लोगों की पहले से होती आ रही है ना बारीक आईब्रो, वो अब चाहते हैं ना चौड़ी आईब्रो करनी, वो आके कह तो देते हैं कि हमें चौड़ी आईब्रो चाहिए, बाल उनके पहले ही 2.5 होते हैं। आपने क्या उसको गाइड करना है कस्टमर को कि आपने कम से कम 3 माह लगेंगे, आपको 2.5 से 3 माह लगेंगे। आपने क्या करना है, उसकी आईब्रो छोड़ छोड़ के बनानी शुरू करनी है। आईब्रो को कॉम करना है, जब हमारी बहुत ज्यादा घनी आईब्रो होती है ना, बहुत ज्यादा कर्ल भी होता है, घनी भी होती है, उसको एक बार ऊपर रख के, अगर घनी होगी, ठीक है, ये इतनी ज्यादा घनी नहीं है, तो आपने इस तरह से आईब्रो की शेप में हल्की हल्की सी ट्रिमिंग करनी है, ठीक है। फिर उसको आपने ऑपोजिट ऐसे नीचे यहाँ पर लेकर आके, जो बहुत ज्यादा घनी होगी ना, उसके देखेंगे बाल यहाँ तक आ रहे होंगे, आपने फिर एक बार हल्की हल्की सी ट्रिमिंग, इससे क्या होता है, बाल सीध में आ जाता है आईब्रो का, ठीक है। जो इधर से मुड़ मुड़ के निकल रहे होते हैं, ये इधर से मुड़ के निकल रहे होते हैं, जो शेप नहीं बनाने देते हैं, वो सीधे हो जाते हैं ट्रिमिंग होने से, ठीक है। उसके बाद आप इसकी आप शेप निकाल लें। अगर तो मैंने आईब्रो बिल्कुल ऐसे इसी तरह स्ट्रेट रखनी है तो मैं यहाँ से रख के कटिंग करूंगी, लेकिन अगर आईब्रो मैंने आगे से थोड़ी सी चौड़ी बनानी है तो मैं इसको थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा काटूंगी, ठीक है, ऐसे ज़रा ज़रा सा बाल बाहर हो। लेकिन अगर मैंने इक्वल करनी है तो मैं फिर इस रुख पे इतना बाल जाएगा, ठीक है। चौड़ी रखनी है, हल्की हल्की सी ट्रिमिंग, ये कैंची का एंगल ये होगा, ठीक है। आईब्रो को ना ऊपर ज्यादा खींच के काटने हैं बाल, ना ये कोम से इसको ऊपर बहुत ज्यादा खींच के काटने हैं, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं ना आईब्रो को, अगर ऐसे फॉर एग्जांपल करके आपने छोड़ा ना तो ये लेंथ छोटी हो जाती है नीचे,
इसको कोम करना है, ब्रश करके इसको छोड़ देना, आईब्रो को ढीले हाथ से आपने फ्रंट की कटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रश करूँ। अब ये देखें, जब मैं ऊपर हूँ ना तो ये मेरा स्केल भी है, ये वाला धागा, ठीक है। नीचे जो नीचे का यहाँ से जुड़ के जो ये नीचे का धागा है ना, ये मेरा स्केल भी है और ये मेरी कंघी भी है, कोम भी है। इसने क्या करना है, इसने मुझे एंगल भी देना है, नीचे वाले धागे ने यहाँ से लगकर ये नीचे वाले धागे ने मुझे एंगल भी देना है और मेरे बाल को सेपरेट भी करना है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, नीचे वाले धागे का ही है ना, ऊपर वाला तो जब जुड़ेगा तो ये कैंची बन जाएगा। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे ना तो ये कैंची बन जाएंगे, आईब्रो की जो भी शेप है आपके पास, ठीक है। अभी देखा मैंने आपको स्किन के बारे में गाइड करना है। अगर किसी को लगता है कि जबकि मैं ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हूँ, मैंने तो मेकअप सीखना है, तो मैं स्किन की नॉलेज क्यों लूँ, तो बिल्कुल नहीं। जब तक आपको स्किन की टाइप, स्किन की टोन्स नहीं पता होगी तो आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। इसके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि आपको स्किन की टोन्स और स्किन की टाइप्स पता हो स्किन का टोटली काम करने के लिए, चाहे वो मेकअप है चाहे कुछ भी है। अब ये कि स्किन की टाइप पता होनी क्यों ज़रूरी है। अगर किसी ने सिर्फ मेकअप में ही इंटरेस्टेड है तो स्किन की टाइप क्यों वो पता करे। देखो, अगर एक बेस अगर आपके पास एक फाउंडेशन है, वो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है और आपके जो क्लाइंट है उसकी भी स्किन ऑयली है, तो जब आप ऑयली पे ऑयली अप्लाई करोगे तो फिर आप समझो कि आपका काम कैसा होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, हर तरह की स्किन टाइप के लिए अलग अलग से फाउंडेशंस फार्मूलाज आ चुके हैं मार्केट में, तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। और अगर आपके पास बेस भी ऑयली है लेकिन आपको जब तक ट्रिक्स नहीं पता होंगी कि मैंने ऑयली स्किन पे ऑयली बेस ही किस तरह से अप्लाई करनी है, तो वो ये आपको यहीं से सीखने को मिलता है। ब्यूटिशियन कोर्स में ये सब होता है, टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको सब सिखा दूँगी। फ़िलहाल आज स्किन पे काम करते हैं। मैंने आपको स्किन की बेसिक टाइप्स बतानी है, फिर उन्हीं अलग अलग से मैं हर स्किन को डिस्क्राइब करूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी स्किन क्या स्किन की टाइप है, किस कस्टमर की आपकी पर्सनल स्किन टाइप कौन सी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले स्किन की टाइप्स का चार्ट देखते हैं। मैं कोशिश करूँगी हर स्किन को मैं बहुत आसान लफ्ज़ों के साथ आपको बताऊँ कि आप कैसे पहचानोगे कौन सी स्किन टाइप है आपकी या आपके क्लाइंट की। यहाँ पे चार्ट में देखते हैं, हमें 6 स्किन टाइप्स देखने को मिल रही हैं। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन और एक्ने स्किन। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ, आज से 10 साल पीछे जाओ तो डर्माटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्किन के 4 टाइप्स थी, ये अब आके तकरीबन 6 टाइप्स हो चुकी हैं। पहले कौन सी थी? नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन और ऑयली। अब आके एक्ने का इशू इतना हो चुका है कि अब ऐसा भी देखा जाता है, पहले सिर्फ ऑयली स्किन पे ज़्यादा एक्ने देखने को मिलती थी, अब ड्राई पे भी हर तरह की स्किन पे एक्ने देखने को मिलती है। तो डर्माटोलॉजिस्ट ने एक्ने स्किन को अलग कर दिया है, ठीक है, अलग से ऐड कर दिया है स्किन टाइप्स में। और सेंसिटिव स्किन भी अभी से आने लगी है, जब आप समझ लो कि जब चिकन टाइप की कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तभी आके जो है ना सेंसिटिव स्किन्स भी आई हैं। तो ये जो 2 टाइप्स हैं ना स्किन की, सेंसिटिव और एक्ने, ये अब अलग हुई हैं। इससे पहले ये सिर्फ 4 बेसिक्स थी, अब जो 6 बन चुकी हैं स्किन टाइप्स, हमने हर एक को अलग अलग से सीखना पड़ना है कि कौन सी टाइप है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको आपकी स्किन की टाइप पता होती है ना, तो आप उसके अपनी स्किन को खुद से ट्रीट कर लेते हो घर में। आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर में इजीली अपनी स्किन को आप प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकते हो कि मेरी स्किन टाइप ये है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ये चाहिए। जब आपको स्किन टाइप नहीं पता होगी आप खुद से ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर आपने पर्सनल भी यूज़ करना है तो आपको स्किन टाइप पता होनी चाहिए, और अगर आपने प्रोफेशनल भी बनना है तो भी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। चलते हैं, अब मैं आपको हर स्किन के ऐसे पॉइंट्स नोट करवाऊंगी जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कौन सी स्किन टाइप है, कस्टमर की आपकी खुद की। तो सबसे पहले जिस स्किन पर बात करेंगे वो नॉर्मल स्किन टाइप है। अब ये बात कि हमें कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल स्किन है, तो आप देखोगे कि बेसिकली इस नॉर्मल स्किन को हेल्दी स्किन बोला जाता है। इस पे बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, माइलिया, एक्नी, ड्राइनेस, ऑयली, फ्रेकल्स, फाइन लाइन, ऐसा मतलब कि बहुत कम होता है। और अगर हो जाए ना, मतलब कि नॉर्मल स्किन पे अगर कोई इशू हो जाए ना, तो इस स्किन के जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, हेल्दी जर्म्स होते हैं जो मतलब कि फ़ाइट करते हैं एक्नी से या किसी भी प्रॉब्लम से, वो इतने हेल्दी होते हैं
वो बगैर किसी प्रोडक्ट के खुद से फाइट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और अगर नीड हो भी ना, मतलब ज़रूरत हो भी ना थोड़ी बहुत प्रोडक्ट की, तो 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी नहीं पड़ती, ये आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट देते हैं। इस स्किन का टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर स्किन होती है, वन टोन स्किन होती है। इसके अलावा ये ऑयल और मॉइस्चराइज़र को बैलेंस करता है। या आप समझ लो कि अगर गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, तो मौसम और स्किन के अकॉर्डिंग ये उतना ही आपको ड्राइनेस प्रोवाइड करेगी और उतना ही आपको ऑयल प्रोवाइड करेगी जितनी की आपकी स्किन को या मौसम को नीड है। ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल नहीं आपको देती है, एक्सेसिव ड्राइनेस नहीं देती। हेल्दी स्किन को बेसिकली नॉर्मल स्किन बोला जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके पोर्स भी विजिबल नहीं होते, स्किन ग्लो करती है। मैं आपको यहाँ पे इस पिक में आप देखो, इस टाइप की स्किन को नॉर्मल स्किन बोला जाता है, हेल्दी स्किन, ठीक है। अब चलते हैं स्किन की नेक्स्ट टाइप की तरफ, मतलब कि ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का कैसे पता चलेगा? आप देखोगे तो ये इस पे क्रैक्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, यही स्किन बूढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसको मॉइस्चराइज़र अच्छे से नहीं दिया जाता, इसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। अगर देखने की बात है तो ये स्किन आपको देखने में कुछ ऐसी भी नज़र आ सकती है। गर्मी का मौसम इस पर इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सर्दी में ये इसको रिएक्ट कर जाता है, मतलब कि हर वक्त ड्राइनेस रहती है। ड्राई स्किन पे एलर्जीज बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन का कलर टोन भी बहुत जल्दी डल होने लगती है, क्योंकि पानी की कमी जहाँ होगी वहाँ से स्किन डल होने लगती है। तो इसके अलावा ये स्किन रफ बहुत होती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किन टाइप की तरफ। आपने इस टाइप को बहुत अच्छे से समझना है। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। नेक्स्ट हमारी है कॉम्बिनेशन स्किन। ये स्किन टाइप कैसी है? आपको यहाँ पर एक टी बना नज़र आ रहा है और एक वी बना नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस पूरी फेस की एक मसला नहीं होता। हमारा जो टी जोन है ना, मोस्टली ये ऑयली होता है, जो हमारा जो वी जोन है ना, वो मोस्टली ड्राई होता है। और अगर आपको मैं चार्ट से समझाऊँ तो कुछ ऐसे, डेट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन। अब हमारा जो टी जोन है ना, मोस्टली ये ऑयली रहता है। ऑयली रहने की वजह से यहाँ पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, इसके अलावा एक्नी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ के पोर्स जो है ना बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, लार्ज होते हैं, ऑयल मुसलसल आने की वजह से। और जो हमारा जो वी जोन है ना, वो ड्राई होने की वजह से वहाँ पे फ्लेकिनस, इसके अलावा खिंचाव, फाइन लाइंस, यही नोटेड पॉइंट होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन स्किन के। इस स्किन को ट्रीट करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट हमारी वी जोन पे काम करी है वो हमारे टी जोन पे जाके रिएक्ट कर जाती है, और जो हमारे टी जोन पे काम करी होती है वो वी जोन पे रिएक्ट कर जाती है। तो इस स्किन को आपने ऐसे समझना। और यहाँ पे ये भी समझ लेना, ये टी जोन और वी जोन हमारे फेस का क्या होता है। इसको कभी भी नहीं भूलना आपको, ये मेकअप में भी काम आएंगे और हर चीज़ में काम आएंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किन की तरफ। इस स्किन को क्लियर बताने से पहले मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ ऑयली स्किन पे बात इस स्किन को क्लियर बताने से पहले मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ ऑयली स्किन पे बात करी, मैं एक्नी स्किन की बात नहीं करी। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि ज़रूरी नहीं जिसकी ऑयली स्किन है तो ये मतलब ले लें कि यही एक्नी स्किन है, ऐसा नहीं है। मेरी ऐसी भी क्लाइंट है जिनकी ऑयली स्किन है, पर उनको तो मेरा नहीं ख्याल, जब से मेरे पास आ रही है मैंने उनकी स्किन पे एक्नी भी देखी है, लेकिन ऑयलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप सिर्फ ऑयली स्किन का एक्नी के साथ कनेक्शन कुछ इस वजह से है, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस पे एक्नी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सिर्फ ये वजह है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि यही एक्नी है, ठीक है, क्लियर। अगर पहचान की बात करें तो इसके पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, लार्ज होते हैं। मुसलसल ऑयलिंग होने की वजह से पोर्स श्रिंक नहीं होते। इसके अलावा हाथ लगा के चेक करोगे तो ये आपको ग्रीसी फील होगी। इसके अलावा इसी स्किन पे सबसे ज़्यादा जल्दी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्किन टाइप की तरफ, जो हमारी है सेंसिटिव स्किन। आप ऐसा समझ लो इस स्किन के बहुत से आपे हैं, ये किसी सूरत बात मानने को तैयार नहीं होती। आप इसको टच करोगे ये रेड हो जाएगी, आप इस पर कुछ अप्लाई करोगे ये रेड हो जाएगी। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने लगा दी है जिसकी फ्रेगनेंस ज़्यादा है तो ये रेड हो जाएगी, आपको हर वक्त ये रेडनेस ही दिखाएगी। इस स्किन पे भी फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये मोस्टली ड्राई ही रहती है, ऑयलिंग बहुत कम होती है स्किन पे। इसके अलावा इस पर रेडनेस बहुत ज़्यादा, ईचिंग बहुत ज़्यादा, ड्राइनेस हो गई। इसके अलावा इरिटेशन हर चीज़ से, स्मेल से, प्रोडक्ट से, केमिकल से बहुत जल्दी इरिटेट कर जाती है। आपको स्किन मैंने आप जो पिक दिखाती है उसी से क्लियर हो जाएगा, जिसकी ये स्किन टाइप हो, जिसको ये सभी मसले होते हैं ना, हम समझ ले वो मेरी स्किन टाइप क्या है।
अब चलते हैं हमारी लास्ट स्किन टाइप की तरफ, जो कि हमारा सबसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तानी ख़वातीन का बहुत बहुत बड़ा मसला है, एक्ने स्किन। अब मैं आपको यहाँ पे जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे एक्ने की 5 टाइप नज़र आ रही हैं, वो हम किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे। मैं बात को बहुत ज़्यादा खींचूंगी नहीं। जिस स्किन पे आपको दाने नज़र आ रहे हैं समझ लो एक्ने स्किन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ और किस चीज़ से आपको पता चलेगा एक्नी स्किन है, तो स्कार्स भी आपको नज़र आएंगे। एक्नी का इशू ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये ऑयल एक्नी दोबारा कर सकती है एक्टिव। पहले का कोई निशान नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? वहाँ पे स्कार्स होंगे, आपको वहाँ पे फ्रैकल्स नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये एक्नी स्किन रह चुकी है या इसको दोबारा एक्नी एक्टिव हो सकती है। इसके अलावा इसके पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इन लार्ज पोर्स जिसको बोल लेना, आप देखोगे तो एक्नी स्किन के होते हैं, ठीक है। हमारी स्किन की सभी टाइप्स क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ मैं हर स्किन टाइप अच्छे से समझा चुकी हूँ। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी स्किन टाइप का नहीं पता था, उन्हें अब बहुत हद तक पता चल चुका होगा। वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, स्किन टाइप समझ आई है, वीडियो यूज़फुल हेल्पफुल रही है, कुछ भी, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं बहुत ज़्यादा नहीं आज बोलूँगी क्योंकि पहले ही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो सब ठीक है। यहाँ पे तो हम पूरी सीधर चला रहे हैं ऐसे। जब यहाँ पे मुझे चाहिए एक दो वो बाल बीच में लिख रही, ऐसे कर दिया, बीच में लाई ऐसे कर दिया, एक एक बाल, ठीक है। नीचे आते हैं तो जो हमारी नीचे की ये लाइन होती है ना, ये वाली लाइन जहाँ पे आईब्रो हमारी एंड होती है, यहाँ से हमें एंगल लेना होता है, ठीक है। अगर तो बिगनर्स है ना, स्टार्ट किया अभी आईब्रो बनाना स्टार्ट किया, आईब्रो इक्वल नहीं होती है, तो आपने क्या करना है, जो बाहर का बाल है ना, मतलब कि अलग से ग्रोथ हुआ हुआ, वो तो आपको नजर आ रहा है कि आपने प्लग करना है, ठीक है। सिर्फ आपने उसी को निकालना है, आईब्रो को नहीं छेड़ना। छोटे छोटे बाल नीचे नजर आ रहे हैं, एक धागे से वो निकाल के फ्रंट पर आना है। फ्रंट पर आके आपने ट्यूजर से इसको देख देख के इसके थोड़ा सा ना निशानी लगाने के लिए, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए हाँ मैंने यहाँ से बाल पकड़ के निकालना है, इसको इक्वल करने, इसके साथ इक्वल करने के लिए ट्यूजर से वो 2 से 3 बाल निकालें। आपको धागे का एंगल समझ आ जाए कि अच्छा मैंने यहाँ से रख के धागा चलाना है, आपको समझ आ जाएगा। पीछे से रख के मुसलसल करते रहेंगे ना स्टार्टिंग से ही, तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने फ्रंट से इक्वल क्या करना है। जब आप फ्रंट से इक्वल करने आपको समझ आ जाएगी ना, आपको आर्च समझ आ जाएगा, फ्रंट समझ आ जाएगा, एंड समझ आ जाएगा, तो फिर आप पीछे से कर लेंगे इजीली। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, एक आईब्रो बना ली जैसे आपको शेप चाहिए, दूसरी तरफ आना है, ऊपर की साइड कर ली क्लियर, नीचे आर्च के पास आते हुए या फ्रंट इधर का थिक बनाओ, इधर से आप फ्रंट चौड़ा बनाएं, इधर से आप बारीक हो जाए, ये ना हो, ठीक है। फ्रंट पर आपने आना है, थोड़ी थोड़ी निशानियां लगा लेनी है। कैसे लगानी है, ट्यूजर से बाल एक एक 2 2 3 3 प्लग करके आपको समझ आ जाएगा ये मेरी आईब्रो की शेप है, इसको देख देख के, ठीक है, आपका हाथ सेट हो जाएगा। लाइनर लॉन्ग लास्टिंग होता है, प्रोफेशनल लेवल पे यही यूज़ होता है। उसके बाद आपको चाहिए एंगल ब्रश, छोटे साइज़ का, ठीक है, आईब्रो के लिए। और एंगल ब्रश का आपने रुख किस तरह रखना है, जो लंबी साइड है वो नाक की तरफ जाएगी, छोटी साइड पीछे, और आपने जहाँ बाल आपके एंड हो रहे हैं ना नीचे वाली साइड से आईब्रो के, आपने उसके साथ साथ एक लाइन ड्रा करनी है, बहुत बारीक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और 2 पार्ट में आईब्रो बनाते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, आर्च पर आकर रुक जाते हैं, फिर आर्च से स्टार्ट करते हैं एंड लेंथ तक जाते हैं। लाइन आपने बिल्कुल बारीक बारीक ड्रा करनी है। जब आप ब्रश को बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबाकर चलाएंगे ना, तो फिर लाइन मोटी ड्रा होगी, हल्का हल्का प्रेशर रखेंगे तो बारीक ड्रा होगी। उसके बाद ऊपर वाली साइड पर आपने एक लाइन ड्रा करनी है, यहाँ से अगर एंड से लेंथ बढ़ानी है तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे बाल खत्म हो रहे हैं उससे थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं फेक चीज़ बनाते। उसके बाद आपने नीचे मेरी कहाँ है, जहाँ पे स्टार्ट से मेरी आईब्रो स्टार्ट हो रही है वहीं से लाइन है, लेकिन ऊपर वाली मेरी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उससे थोड़ा सा पीछे से। ऊपर वाली लाइन आपने हमेशा थोड़ा सा पीछे रख के ड्रा करनी है, और अपने जो बाल है ना उसके साथ साथ आपने लेकर चलना है। अगर आपकी थिक आईब्रो है तो बालों के साथ साथ, अगर आपकी बहुत बारीक आईब्रो है तो आप बिल्कुल माइनर सा बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, आईब्रो को थिक करने के लिए। उसके बाद मैंने अपना फ्रंट थोड़ा सा चौड़ा रखना है, फ्रंट से आईब्रो को थोड़ा सा चौड़ा रखना है। जहाँ मेरे बाल खत्म हो रहे हैं आप देखें मैंने उससे थोड़ा सा ऊपर से लाइन ड्रा की है फ्रंट चौड़ा रखने के लिए।
ठीक है। आप इस तरह से अपने फ्रंट थिक रखें तो थोड़ा नेचुरल लगता है। उसके बाद मैंने कलर नहीं फ्रंट पर लगाना है, मैंने स्पूली ब्रश लेना है और उसको जब मैं दबा कर चलाऊंगी ना, तो दबा कर चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्पूली ब्रश थोड़ा सा स्लिम हो। बहुत बड़ा होगा तो आईब्रो से कलर बाहर निकल जाएगा। स्लिम ब्रश जब आप दबा के चलाएंगे तो पीछे का कलर थोड़ा सा आगे आता है लाइट टोन में, तो आपकी बिल्कुल नेचुरल शेडो में आईब्रो रेडी हो जाती है। अगर आप फ्रंट पे कलर लगाएंगे तो बिल्कुल फेक आईब्रो रेडी होंगी, जैसे पुराने दौर का मेकअप होता था। हम आज के दौर का सीख रहे हैं, तो हमने फ्रंट लाइट रखनी है। आज के दौर में क्या है, नेचुरल दिखाया जाता है, रियलिटी दिखाई जाती है। उसके बाद आपने अपनी आईब्रो को लाजमी बेस से या कंसीलर से नीट करना होता है। अगर कहीं से एक्स्ट्रा कलर बाहर आया हुआ है या कहीं से शेप थोड़ी सी खराब हो गया, तो जब आप बेस इस तरह से कंसीलर या बेस लगाते हैं, उसके बाद उसके एंड किनारे को जस्ट ब्लेंड करना है। जो किनारा आईब्रो के साथ लगता है उस किनारे को ज्यादा ब्लेंड नहीं करना। आईब्रो के साथ जो बेस या कंसीलर की साइड लगती है ना, उसको अगर ज्यादा ब्रश चलाएं, उसको ज्यादा ब्लेंड करें तो वो आईब्रो के बीच में कलर जाने लग जाता है। ठीक है, वहाँ ब्लेंडिंग कम होती है, बाहर वाला किनारा फुल ब्लेंड हो जाता है स्किन के साथ। और फिर इस तरह से रेडी होके आईब्रो की शेप बिल्कुल नेचुरल लगती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट आपका एंड साइड जो है वो डार्क होनी चाहिए, कितनी डार्क कि वो नेचुरल ब्राउन, जो नेचुरली बाल का जो कलर होता है ना, बस उसमें रहे। जो केक लाइनर्स होते हैं, इसकी जितनी थिक एप्लीकेशन की जाए ये उतना ज़्यादा ब्लैकिश की तरफ जाते हैं, तो आपने इसकी एप्लीकेशन उस लिमिट तक रखनी है कि वो आपके आईब्रो नेचुरल ही लगे। ठीक है, ओवर थिक मोटा पेस्ट अप्लाई नहीं करना कि ब्लैक हो जाए। तो वीडियो हेल्पफुल रही है, आईब्रो बनानी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी में कभी कभी बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में हम छोटी शुरुआत भी नहीं करते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप शुरुआत करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब भी आप किसी काम की छोटे रूप से शुरुआत करते हैं तो आगे चल के वो बड़ा हो ही जाता है आपकी मेहनत से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी काम को शुरू तो करें, सोचने से अच्छा शुरुआत करें। अब हमारा टॉपिक है जी ब्लीच। ब्लीच क्या होती है और जो है ना हम ब्लीच क्यों करते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं ब्लीच के। ब्लीच जो है वो एक किस्म का जो है ना वो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर आपके हेयर के जो बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है, फेस के, और वो गोल्डन में टर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके स्किन की तरह के मैच हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है ना वो लाइटन अप। इसके अलावा आपकी स्किन ब्लीच होना शुरू हो जाती है इसको करने के बाद, और जो है ना वो आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो और एक अच्छा इफेक्ट आता है। करनी भी चाहिए, आपकी डेड स्किन भी इससे रिमूव हो जाती है। इसको करने से जो है ना हमारी स्किन नीट हो जाती है, ग्लो हो जाती है। उसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है या इवन टोन आपकी स्किन होती है तो वो भी जो है ना वो आपकी कंपनसेट हो जाती है। आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। विदाउट ब्लीच जो है वो आपके हेयर डार्क ही रहते हैं और आपकी स्किन जो है ना वो डल ही लगती रहती है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमारे पास होता है जी एक्सीलेटर। क्योंकि आप प्रोफेशनल फील्ड में आ गए तो आपने इसको एक्सीलेटर कहना है, अब आपने इसको पाउडर नहीं कहना। और दूसरा जो है ना पाउडर हमेशा जो है वो 20 वॉल्यूम का होता है या फिर 10 वॉल्यूम का होता है। 20 वॉल्यूम का ही, जितने भी हमारे ये साशे होते हैं, जितने भी होते हैं, इनके अंदर हम 20 वॉल्यूम का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो आप जो है वो 10 वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने इसको एक्सीलेटर कहना है तो इसको हमने जो है वो ब्लीच क्रीम नहीं कहना, बल्कि हमने इसको कहना है डेवलपर। हमारे पास ये दो चीज़ें होती हैं, हमने देखा है ये मिक्स करते हैं, लेकिन हमारे पास कॉलर वाला रिजल्ट नहीं आता। तो वो क्यों नहीं आता, हमने 1 टेबल स्पून इसका लेना है और हाफ टेबल स्पून इसका लेना है। अगर 2 इसके लेने हैं तो 1 इसका लेना है। अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव आपकी स्किन है, आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो इसकी कम कर देनी है। इसके अंदर हमने ये 2 कैप्सूल जो है ना, आपका अगर कॉलर है या वैसे भी तो आप इस जार को लेके रख लें। 30 रुपीज़ का एक है, 10 रुपीज़ का जो होता है वो आपने नहीं लेना, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो आपने 2 इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। अगर 2 टेबल स्पून, जितने टेबल स्पून उतने। उसके अलावा जो है वो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून, यहाँ पे हमारे पास स्किन शाइनर है, ठीक है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून जो है वो आप सूथिंग लोशन को भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है वो हमारी जो ब्लीच है या हमारी स्किन पॉलिश है उसको 4 चांद लग जाएंगे। अब हमने इसके अंदर एहतियात वगैरह क्या करनी है, इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, जो है वो आपने इसको बैलेंस कर लेना है। अपने क्लाइंट या अपनी जो है वो फेस, उसको आपने बैंड के साथ टाई कर लेना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं आपको पहले बता दिया कि आपने पाउडर जो है वो कम यूज़ करना है, और आपने स्किन एक्नी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर कट्स वगैरह हैं तो आपने इसको नहीं यूज़ करना। और आपने बिल्कुल एक फ़ाइन सा ब्रश लेना है और फाइन से ब्रश की मदद से जो है वो अपनी एप्लीकेशन करनी है। 10 मिनट्स के बाद आपने अपनी स्किन से एक पैच हटा के देख लेना है। अगर तो आपको वहाँ पे जहाँ पे आपके हेयर होंगे, अगर तो वो टर्न हो चुके होंगे गोल्डन में, तो आप रिमूव कर दें। अदरवाइज आप 5 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दें। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की ईचिंग या फिर बर्निंग हो रही है तो आपने 10 मिनट या 15 मिनट का वेट नहीं करना, आपने एट द स्पॉट जो है वो उसको उतार देना है। और आइस क्यूब या फिर एलोवेरा जेल का जो है वो आपने हल्का सा मसाज कर लेना है। मसाज रगड़ रगड़ के नहीं करना, बस आप लगा लें,
ठीक है। और 24 आवर्स जो है वो आपने किसी भी किस्म का कोई फेस या फिर कोई भी जो है वो हैंड वॉश या फेस वॉश फेस के ऊपर यूज़ नहीं करना। हर चीज़ के फ़ायदे तो फ़ायदे हैं, नुकसानात भी तो होते हैं ना, तो इसके भी हैं। तो क्या नुकसानात है वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लीच बहुत ज़्यादा आपने नहीं करनी, आप 1 मंथ में 1 दफ़ा कर सकते हैं, वो भी अगर आप 22 प्लस हैं तो। 18 प्लस वाले ब्लीच कर सकते हैं, लेकिन 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 1 मंथ में 1 दफ़ा 2 दफ़ा नहीं। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन की लेयर पतली हो जाती है, आपके ब्लू ब्लू वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और एक एज लिमिट के बाद ही शुरू करती हैं। ये नहीं है कि आप 15 या 14 ईयर्स में जो है ना वो शुरू कर दें। छोटी उम्र की लड़कियां तो बिल्कुल भी ब्लीच ना करें, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है और बेबी स्किन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की एलर्जी है या फिर वैसे ही आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी ब्लीच ना यूज़ करें। ड्राई स्किन वाले जो हैं वो ब्लीच क्रीम के बाद जो है ना वो लोशन या फिर मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करें। और एक्नी स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले जो हैं वो मास्क यूज़ करें। आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क भी रोज़ वाटर ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे ब्रांड के लिए कभी भी 10 रुपये वाले साशे वाली जो है वो ब्लीच ना यूज़ करें, उसके अंदर बहुत तेज़ केमिकल होते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो ज़हन में रखना है, और इस सब चीज़ों को जो है वो आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टेप्स को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप पोलर वाली ब्लीच जो है ना वो घर पे कर सकेंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद। अस्सलाम वालेकुम जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की हम वीडियो में 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो जी हमने होममेड सीरम बनाना है, जिसके अंदर जो है वो हम मॉइस्चराइज़र अपने स्किन का मेंटेन करेंगे। ये आप इसको विंटर स्पेशल सीरम कह सकते हैं। और एज़ वेल एज़ जो है वो हम अपनी स्किन को जो है ना, एक तो मॉइस्चराइज़र उसका अटेन करेंगे, अपनी स्किन का बरकरार रखेंगे, और दूसरा जो ड्राई पैचेस वगैरह पड़ गए होते हैं उनको ठीक करेंगे। और इसके अलावा जिनकी स्किन एक्सेस सेंसिटिव है और वो ब्लीच के बाद उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो वो इस सीरम को ब्लीच से पहले या फिर ब्लीच के बाद भी जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे उनकी स्किन को सूथिंग मिलेगी। और दूसरा जो है वो आज हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन, ब्लीच क्या होती है, ब्लीच क्यों करते हैं, ब्लीच के क्या नुकसान आते हैं, ब्लीच से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, और किस कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं पॉलर सीक्रेट जो हम घर पे करते हैं तो हमें वो वाला रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन घर जैसा रिजल्ट जो है वो हमें नहीं मिलता, पॉलर जैसा, सॉरी, घर पे करने से। तो वो उसके क्या पीछे टेक्निक्स हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो हम आज की वीडियो में जो है। हम अगर सीरम की बात करें तो आपके पास अगर इस तरह की बॉटल है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बॉटल के अंदर आप जो है वो सीरम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो रिजर्व करके रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात कर लें तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह की, आपके पास अगर मेजरिंग स्पून है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो है ना क्वांटिटीज़ वो इक्वल जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है वो 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का लेना है। आपने एलोवेरा जेल ही लेनी है, मतलब कि आपने ये नहीं कहना कि फ्रेश वाली ले लें, फ्रेश वाली नहीं आपने लेनी, क्योंकि हम जो है वो इसको अप टू 1 मंथ स्टोर कर सकते हैं, 30 डेज़ के लिए। अगर हम दूसरी वाली लेंगे तो हम इसको जो है वो स्टोर नहीं कर सकेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई का। अगर आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयली या फिर मीडियम के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो इसके अंदर 1 ही कैप जो है वो डालना है। आप चम्मच की मदद से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और आप इस तरह से जो है वो डायरेक्ट भी 1 कैप जो है ना वो इसका एडअप कर सकते हैं। यहाँ पे जी ये कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ग्लिसरीन आप किसी भी ब्रांड की ले लें। आपने यही वाला जो चम्मच है ये आपने 1/4 जो है वो ग्लिसरीन का ऐड करना है। अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो यहाँ पे ग्लिसरीन भी जो है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है। ये मेरे पास रोज़ वाटर है, ये थोड़ा सा इस तरह से पिंकिश इसके अंदर है, तो आप जो है वो वाइट वाला भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, होना रोज़ वाटर ही चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो हम 1 टेबल स्पून जो है वो रोज़ वाटर का पम्प वाला जो है वो ऐड कर लेंगे। आपके पास किसी भी ब्रांड का है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जी हमने क्या करना है, हमने इसको ब्रश के साथ अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करने के बाद हम जो है वो इसको सीरम वाली बॉटल के अंदर ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद जो है वो हम इसको डेली, एक तो आप इसको 30 डेज़ के लिए जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप इसको डे एंड नाइट में लगा सकते हैं। 1-2 ड्रॉप्स सुबह को लगा लें, 1-2 ड्रॉप्स जो है वो शाम को लगा लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही करीमी। अच्छा जी, अब लाइटली जो है ना वो आपने काम करना है। उसके बाद इसलिए जो है ना वो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब है प्रिकॉशंस, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वैक्स के बाद कुछ लोगों की स्किन लाल हो जाती है, कुछ लोगों को रैशेज़ हो जाते हैं, कुछ लोगों को दाने निकल आते हैं। सबसे पहले तो आपने अच्छी क्वालिटी की वैक्स जो है वो यूज़ करनी है, स्ट्रिप। हनी वैक्स स्ट्रिप्स बहुत अच्छी होती हैं। आपने वैक्स के बाद आइसिंग ज़रूर करनी है। अगर आपकी इचिंग हो रही है तो आपने ख़ारिश कभी भी नहीं करनी। आपने वहाँ पे जो है ना उस टाइम पे आपने आइसिंग कर लेनी है, एलोवेरा जेल लगा लेनी है। इसके अलावा जो है ना आपने कोई भी सोप या कोई भी हार्श क्लींजर या फिर कोई भी स्क्रबिंग वगैरह को आपने 24 आवर के लिए जो है ना वो अवॉइड करना है। तो ये थी हमारा ओवरऑल टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। साथ में छोटा सा जो है ना वो क्लिप अटैच कर ली, वो आप लोग देख लीजिएगा।
ईद आ रही है और ईद से पहले आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक तो शेयर करना बनता था। मैंने अपने पिंक आउटफिट के साथ ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले स्किन को प्रेप करना है, क्योंकि एक फ्लॉलेस बेस को अचीव करने के लिए स्किन का प्रेप करना बेहद जरूरी है। मैंने यहाँ पे ईशा ऑर्गेनिक का विटामिन ई सीरम यूज किया था। उसके बाद मैंने ईशा ऑर्गेनिक का पोरलेस प्राइमर यूज किया है, जो कि इंस्टेंटली हमारे फेस पे जितना भी टेक्सचर होता है उसको ब्लर करके हमारी बेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है। देन मैंने यूज किया है ईशा ऑर्गेनिक की 01 फाउंडेशन, जो कि फुल कवरेज फाउंडेशन है। बहुत ही क्रीमी बटरी टेक्सचर है, इजीली ब्लेंड होता है हमारे फेस पे। इसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ LA गर्ल का आईब्रो कंसीलर एंड ग्लैम बाय गर्ल मैविश की मैंने पैलेट यूज करते हुए ब्लश एंड कंटूर कर लेना है। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ इसका आई मेकअप लिपस्टिक कैसे अप्लाई की है वो आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। सो मेरे पेज को फॉलो एंड कमेंट में मुझे लास्ट में बताइएगा ये लुक कैसी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच। वेलकम टू सेकंड पार्ट। तो हम ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने फेस की बेकिंग कर लेंगे ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो क्रीज ना करें, तो इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे आई मेकअप लुक के लिए मैंने क्रिस्टेन की पैलेट यूज की है और पिंक कलर को मैंने अप्लाई करने के बाद इसके एजेस को स्मूथ कर लिया, यानी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने एवलाइन की किट से मेटेलिक पिंक कलर जो था वो अप्लाई किया आईलिड पे। मिस रोज का मैंने लाइनर अप्लाई किया है। विंग एंड मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम एक्सेस जो पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। लाइट सा मैंने यहाँ पे ब्लश ऑन अप्लाई करना है। हमेशा जब भी हाइलाइटर अप्लाई करना है तो आपने मेकअप फिक्सर के साथ, तो ये काजल, और लास्ट पे हमने जब भी लाइट कलर अप्लाई करना है तो आउटलाइन करनी है। ग्लैमरस फेस का मैंने जो 21 शेड है वो अप्लाई किया है। तो ये रही मेरी फाइनल लुक। आई होप के आप लोगों को ये लुक पसंद आई होगी। तो मैं अपने पिंक ड्रेस के साथ ये मेकअप लुक अचीव करने जा रही हूँ इसी पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इजी हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। जिन लोगों को पसंद है कि हमारे बाल ज़रा फेस जो है हमारे हेयर स्टाइल के साथ टाइट ना लगे और खिंचा हुआ ना लगे, तो उनके लिए ये जो हेयर स्टाइल है बहुत ज़बरदस्त है। इसको आपने सिर्फ आपको चाहिए रबर बैंड्स और आपको टेलकम चाहिए, जिससे कि आप अपने सेक्शंस को जो है नीट कर सकें और इसके बाद जो है इजीली अपने सेक्शंस निकाल के आप उनकी जो है ट्विस्ट बना सकें। तो इसको ट्विस्ट की तरह तो नहीं, हम इसको शिबन बांधेंगे और इसके बाद इसको आउटर की तरफ कर लेंगे ताकि हमें बहुत ही ज़बरदस्त सी लूज़ ट्विस्ट की शक्ल मिल सके। और ये हेयर स्टाइल आप अपने पार्टी के लिए भी कर सकते हैं, आप मतलब कोई फंक्शन पे जा रहे हैं उसके लिए कर सकते हो, ईद पे कर सकते हो। और जो लोग मेरे से कर्ल्स का ट्यूटोरियल पूछेंगे तो भाई कर्ल्स का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर भी, और वहाँ पे जो है आप लोग जाके कर्ल्स की भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मज़ीद जो डिटेल्स हैं आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टा को फॉलो करना नहीं भूलना। वहाँ पर मैं रोज़ ही अपलोड करती हूँ मेरी स्टोरीज़, मेरे वीडियोज़। और जो लोग शैम्पू वगैरह का भी पूछना चाहते हैं सभी मेरे इंस्टा पे आ जाए, मैं आप लोगों को वहाँ पे सारी डिटेल्स बता दूँगी। तो इसके साथ ही मेरा आज का जो हेयर स्टाइल है बहुत ही इजी वे से मैंने इसको रेडी कर लिया और ये आपके ट्रस्ट में आपके फेस के ऊपर इतना अच्छा लगता है। हु हैज़ लाइक स्लिम फेस है उनके ऊपर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। स्लिम एंड लंबा फेस हो या राउंड फेस, उन दोनों के लिए ये हेयर स्टाइल बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो मेरा हेयर स्टाइल हो गया है डन। आई होप आप लोग को पसंद आया है। अगर आया है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है, लाइक शेयर जो है करना नहीं भूलना। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियोस मेरे इंस्टा को आपने फॉलो करना है, यूट्यूब को भी करना है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स भी अपलोड किए हैं, वहाँ पे जाके आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। होंगी कि आप लोगों ने कस्टमाइज बेस किस तरह से रेडी करनी है फॉर ब्राइडल, फॉर पार्टी मेकअप, कौन सी स्किन की आज हम लोग आप लोगों को फेयर टोन में बता रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारा कोर्स कर रही हैं उनको तमाम फेसेस की बेस हम लोग बता चुके हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ फेयर टोन स्किन की बेस, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्राइड जैसी भी हो हमें हमेशा उसको फेयर टोन में लेकर जाना होता है। और आजकल कस्टमाइज बेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है फाउंडेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शेफर वालों की हांडी बेस। ठीक है, देख लें क्वांटिटी आप लोगों ने कितनी लेनी है। मैं जस्ट एक फेस की बना रही हूँ बिकॉज मेरा मकसद आप लोगों को आज की क्लास देना था कि कस्टमाइज बेस के हवाले से
तो आप लोग देख लें। हमने कितनी क्वांटिटी उसकी ली है, थोड़ी सी मुझे कम लगी थी, मैंने थोड़ी सी और ऐड कर ली है। आप लोग के पास कोई भी हांडी बेस हो, आप लोग उससे अपना वर्क करके देख सकते हैं। जहाँ मैंने जो यूज़ किए वो यूज़ किए मैंने हांडी बेस। सेकंड नंबर पे मैंने शेफर वालों का यूज़ किया है पाउडर फाउंडेशन, ठीक है, जिसको जो पाउडर फॉर्म में होता है, जिसको वाटर एक्टिवेटर भी कहते हैं, जो वाटर से एक्टिवेट होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमने इसमें ऐड करना है हाईलाइट। हाईलाइट क्यों यूज़ होता है? हाईलाइट यूज़ होता है ताकि हमारी जो बेस है वो काफ़ी शाइनी सी लगे, ठीक है। अब मैंने जो बेस बनाना है वो ब्राइड का बना रही हूँ, तो ब्राइड की जो लुक होती है वो हमेशा बेस की येलो टोन में होती है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर इस तरह के लूज हाईलाइटर नहीं है तो आप लोग अपने हाईलाइटर पैलेट से थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर सकती हैं। अब मैंने उतनी ही क्वांटिटी में हाईलाइटर ऐड कर लिया है, ठीक है। हाईलाइटर आप लोग अपने हिसाब से कर लें। अगर आप लोग ज़्यादा उसमें शाइन चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। अगर आप लोग बस लिमिटेड सा चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो हमने इसमें ऐड कर लिया है अपना हाईलाइटर, ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक साथ हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ख़ास तौर पे बिगनर्स जो कि फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ऐड ना करें, वो हल्का हल्का सा पानी ऐड करें, ताकि इससे ये होगा कि आप लोगों की मिक्सिंग अच्छी होगी। मिक्सिंग अच्छी होगी तो आप लोगों की जो फेस पे जब हम लोग ब्लेंड करेंगे तो वो हमारी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। इस तरह का फाउंडेशन ब्रश इजीली अवेलेबल होता है, आप लोग ले सकते हैं। आप देखें मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सा लेना है। हालांकि मैं प्रोफेशनल वर्क कर रही हूँ, फिर भी मैं बहुत मतलब सोच समझ के पानी उठाती हूँ, क्योंकि ना ही हमें ज़्यादा मोटी लेयर चाहिए ना ही ज़्यादा पतली लेयर चाहिए। हमें एक मतलब लिमिटेड सा हमें उसको वाटरी सा करना है, ताकि हम जब फेस पे अप्लाई करें तो वो ज़्यादा रनी फॉर्म में ना हो। अब मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, मैंने अगेन थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड कर लिया। आप लोगों ने भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, इसलिए ताकि आप लोगों की कम जाहिर सी बात, जब आप एक हांडी बेस में पानी भर लेंगे ज़्यादा तो वो आप लोगों की ब्लेंड होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर उसको ऐड करना है, ठीक है। देन मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ रिवाज यूके का 24 हॉर्स स्टे फाउंडेशन। आप लोगों के पास कोई भी फाउंडेशन हो आप लोगों ने वो ऐड कर लेना है। नंबर यहाँ पे 02 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड करेंगे, बिकॉज काफ़ी जो स्किन होती है वो ड्राई होती हैं, ठीक है, ताकि उसको भी सही रखे। देन हम इसमें ऐड करेंगे उसी हिसाब से थोड़ा सा प्रेस पाउडर, जिसको लूज़ पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप लोग फेस पाउडर को थोड़ा सा क्रश करके उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने अगेन अपनी ब्लेंडिंग शुरू कर ली है, हमने उसको अच्छे तरीके से मतलब मिक्स कर लिया है। अब देखिए मैं जब थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके मिक्स कर रही हूँ, एक एक चीज़ को मिक्स कर रही हूँ, देन सेकंड चीज़ ऐड कर रही हूँ, तो इससे ये हो रहा है कि मेरी जो बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेस बनेगी, काफ़ी टाइम तक वो स्टे करेगी, 24 आवर से भी वो ऊपर जाएगी, ठीक है। इससे यही बेनिफिट्स होता है। पार्लर में भी कोई जादू नहीं करते हैं, बस हमारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो कि बिगिनर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमने देखिए मैं जो हमारा एक्सेस प्रोडक्ट था वो मैं ब्रश की हेल्प से इसको उतार रही हूँ। फिर हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेकअप हो और मेकअप में हमारी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग अच्छी हो तो हम लोग लोकल से लोकल प्रोडक्ट का भी हाई लेवल का बेस बना सकते हैं, बशर्ते आप लोगों की मिक्सिंग, बशर्ते आप लोगों की टेक्निक्स, बशर्ते आप लोगों की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है। आप लोगों को पता हो कि आपकी स्किन के ऊपर कौन सा जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह से अप्लाई करना है, पिगमेंटेशन हाइड करनी है। ये हमारा ऑल कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग करना चाहते हैं 3 मंथ का प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप लोग इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैक वालों का पैनकेक, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी क्वांटिटी कितनी ली। ये वैसे भी अगर आप लोग अलग से भी यूज़ करते हैं तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बट टेक्निक्स आप लोगों को टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से इसको भी हम लोग ब्लेंड करेंगे। पहले ही बताया था ब्लेंडिंग आप लोग, मिक्सिंग आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें कि हमने इसको ऐड कर लिया है। ये इससे ये होगा कि जो हमारा लास्ट में जो
मतलब मेकअप है वो हमारा मेकअप बिल्कुल लॉक करने का ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है, हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली। आप लोगों ने थिन सा पेस्ट रखना है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट आप लोगों ने नहीं रखना कि आप लोगों के फेस पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाए, और इतना भी थिन आप लोगों ने नहीं करना कि वो बिल्कुल रनी फॉर्म में हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पैनकेक नहीं है, ये एक फाउंडेशन बन चुका है, कस्टमाइज बेस है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसके बाद थोड़ा सा अप्लाई भी करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। फेस की क्लासेस इंशाल्लाह हम लोग अपने कोर्स में बताते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को हैंड पे ही करके बताऊंगी। ये देखें, अब मैंने हैंड पे इसको अप्लाई किया है, कोई मैंने कलर करेक्शन नहीं की है। आप लोगों के सामने किस तरह की बेस बनी है, किस तरह का वो आया है, रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त देता है ये। आप लोगों की अगर ब्लेंडिंग अच्छी हो, आप लोगों की मिक्सिंग अच्छी हो और प्रोडक्ट क्वांटिटी आप लोगों की बिल्कुल अच्छी हो। ठीक है, अभी देखिए मैंने आप लोगों को हैंड्स पे अप्लाई करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। अब मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है जो कि थोड़ा सा मतलब ना गीला हो, सॉरी वेट ब्यूटिशन वो ले लेना है, ब्लेंडर लेना है हमने इस तरह की ब्लेंडिंग बस, और हमने बहुत सॉफ्ट हाथों से उसकी ब्लेंडिंग करनी है हमेशा, चाहे कस्टमाइज बेस हो फाउंडेशन हो। आप लोगों ने ब्लेंडर इस तरह से चलाना है जैसे आप लोग हवा में चला रहे हैं। ज़्यादा दबाने से ये होता है कि ब्लेंडर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। आप लोगों ने भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आप लोगों की अच्छी होगी, चाहे वो आई मेकअप में हो, चाहे वो आप लोगों की बेस में हो। इससे ये होगा कि आप लोगों का काम बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अब आप लोग ये देख लें कि मतलब मैंने किस तरह से इसकी ब्लेंडिंग की है, किस तरह से मैंने स्टार्ट लिया, कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। आप लोग इसको लिख के देख लें, रख लें, आप लोग ट्राई कीजिएगा, लाजमी बताइएगा। अगेन बता रही हूँ, न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फुल प्रोफेशनल कोर्स विद सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। जो गर्ल्स करना चाह रही हैं वो आ जाएं। अब आप लोग के सामने है मेरा जो आप लोग हाथ में डिफरेंस देख रहे हैं, और मेरी बेस भी बनी हुई आप देख रहे हैं किस हद तक वो फ्लॉलेस बेस लग रही है। और ये वाटर प्रूफ आप लोगों की बेस होगी। अगर फिर भी आप लोग इसको ज़्यादातर लॉक करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसके ऊपर आप लोग ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा फिक्सिंग स्प्रे कोई अच्छी कंपनी का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी आज की हमारी क्लास, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत सारी गर्ल्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें इंडियन ब्राइडल मेकअप भी सिखाया जाए, तो यहाँ मैं आप लोगों को इंडियन ब्राइडल मेकअप सिखा रही हूँ। आज की क्लास में भी आप लोगों को इसका मैंने बताया हुआ है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे फेसबुक पे भी कुछ गर्ल्स थी जिसको मैंने बताना है, तो यहाँ पे मैंने पहले अपनी आईब्रो को शेप दे दी है। उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों के पास भी जो कंसीलर अवेलेबल हो आप लोग वो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने आईब्रो की शेप बहुत अच्छी तरीके से बनानी है। जो न्यू गर्ल्स हैं, मतलब जो बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रही हैं, वो हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर दें। बिल्कुल भी फ्री कोर्स नहीं होता है, 3 मंथ का हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें आप लोगों को एक एक चीज़ की डिटेल दी जाती है, और ये उसी क्लास की वीडियोस होती हैं जो हम यहाँ पे आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। बट हम ऑल पूरी क्लास शेयर नहीं कर सकते हैं, लेक्चर, वॉइसेस, पिक डिफाइन हम लोग ये सब शेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे अपनी आईब्रो को सेटल डाउन कर दिया है। कंसीलर की हेल्प से हमने अपने आईब्रो को शेप भी दे दी है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, पैलेट यूज कर रही हूँ। नेम इसका थोड़ा सा मुझे याद नहीं है और यहाँ से मिट भी गया है, तो उसमें से मैंने एक डार्क ब्राउन का कलर ले लिया है। जाहिर सी बात है, जो इंडियन मेकअप होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो हमने यहाँ से डार्क मेकअप पे हमने काम करना है, डार्क कलर हमने उठाने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट एंड थोड़ा सा डार्क ब्राउन मैंने दोनों ले लिया है। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं उसको अपने आई पे अप्लाई करूंगी। ठीक है, आप लोगों ने डी की तरह लगाना है। डी कौन से एरिया पे कहते हैं, आइस का कौन से हिस्से पे हमने अपना वर्क शुरू करना है, ये सब आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है। और जो गर्ल्स करना चाह रही हैं वो भी हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मरून टाइप मैंने कलर उठाया था, जो कि मैं मेरे बिल्कुल कॉर्नर पे दिया था। ज्यादा हमने उसको आगे नहीं लेके जाना, बिल्कुल कॉर्नर का जो हमने जहां ब्राउन कलर लगाया था वहां पे हमने उसको हल्का हल्का सा टच देना है। और साथ में ही मैं उसके थोड़ा सा पिंक भी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमें जब एक डार्क लुक देना होता है तो हमें बहुत सारे कलर की मिक्सिंग करनी होती है, देन हमारा जो हम कलर चाहते हैं वो कलर अप्लाई होता है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लैक एंड ब्राउन, दोनों को मिक्स करने के बाद आप लोगों ने, जो बिगनर्स हैं, आप लोगों ने बहुत हल्का हल्का सा कलर उठाना है। मेरी तरह आप लोगों ने भर भर के कलर नहीं उठाना है, बिकॉज हमारी
प्रैक्टिस है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोगों से हैंडल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक थोड़ा सा मिक्स किया था, ब्राउन ज़्यादा मिक्स किया, ब्लैक थोड़ा सा कम मिक्स किया है। अगेन मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे ब्लैक को टच देना है तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक टच दिया। कट क्रीज मैंने बनाई है क्रायोलॉन के FS45 से। आप लोगों की क्रीज की भी क्लास हो चुकी है, आप लोगों को क्रीज का भी पता है, तो आप लोगों ने इसी तरह से क्रीज की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई तो आप लोगों ने इसी तरह से क्रीज लाइन अपनी बनानी है, ठीक है। आप लोगों ने क्रीज लाइन अपनी बना लेनी है। दोनों आइज पे कोशिश कीजिएगा सेम हो। मैंने आप लोगों को दूसरा जो आसान वे में क्रीज होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है बिगनर्स के लिए। तो आप लोगों ने इसी तरीके से क्रीज बना लेनी है अपनी, और मे भी आप कोशिश कीजिएगा जब आप क्रीज बनाएं तो आप थोड़ा सा दूसरा ले लें, मतलब थोड़ा सा कम प्रोडक्ट लें। क्रीज बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा शेड का, मैंने एक वाइट टोन की शेड का मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया था, लिक्विड कंसीलर लिया था, ताकि मेरी जो आई है वो थोड़ी सी हो जाए। चाहे कुछ गर्ल्स के पास वो नहीं होते हैं, फिक्सर नहीं होता है, ग्लिटर फिक्सर, तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ आई लैशेज ग्लू। अब मैंने यहाँ पे हल्का हल्का सा अपना ग्लिटर अप्लाई किया था, 10 ग्लिटर था मिस रोज वालों का। तो वो अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा, जिस तरह मैं अपनी क्रीज का जो एंड होता है, जो हार्श लाइन होता है, उसको थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ, उसी तरह मैंने इसके भी हार्श लाइन को ब्लेंड कर दिया था। दोनों आइज पे आप लोगों ने करना है, क्योंकि जब हम लोग ब्लेंड नहीं करते हैं तो वो एक अलग सा लुक दे रहा होता है, मतलब इस तरह लग रहा होता है कि प्रोफेशनल में काम ही नहीं किया हुआ है, किसी छोटी सी बच्ची ने काम किया है। यहाँ पे मैं लैशेज मैंने लगा दी थी, ठीक है। लैशेज के बाद लैशेज में मैंने ग्लू लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे लैशेज अप्लाई कर ली थी। लैशेज अप्लाई करने के बाद आई लाइनर हमने लगाना है। जाहिर सी बात है, ब्राइड का मेकअप है, ब्राइड के मेकअप में लाजमी होता है, और इंडियन जो होता है वो लाइनर मतलब थोड़ा सा बाहर करके अच्छे तरीके से उसकी विंग बना के लगता है। तो आप लोग, जाहिर सी बात है ये इंडियन लुक है, पाकिस्तान में भी इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई अगर इंडियन क्लाइंट आपके पास आ जाते तो आप लोगों ने उसके ऊपर इस तरह से मेकअप करना है, ठीक हो गया जी। अब मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा लिया, मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी मेरी लैश ढीली हो रही है, तो मैंने लैश को करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से मेकअप वाइप से अपने फेस को क्लीन कर दिया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट डस्ट आउट हुआ है वो हो जाए खत्म। उसके बाद मैक वालों का यहाँ पे मैंने प्राइमर यूज किया है, प्राइमर यूज करना लाजमी है, ठीक है, आप लोग भी यूज कीजिएगा। देन उसके बाद मैंने प्राइमर को अच्छी तरीके से अपने फेस पे लगाने के बाद 5 मिनट का स्टे दिया था। देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेकअप ब्रश यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास मेकअप ब्रश नहीं तो आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं। और ये है यहाँ पर जी कलर करेक्टर है, ठीक है, शेड इसका चाइनीज है, और आई थिंक कि ये इंडिया में अवेलेबल भी होगा। क्रायोलॉन का वो है कंसीलर शेड है, ठीक है, जो कि पैनकेक में अवेलेबल होता है, मतलब इस तरह की डिब्बी में आता है, तो आप लोग वो ले सकते हैं। और उसके बाद देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया था अपना कस्टमाइज बेस, जो कि मैंने बनाया हुआ था। उसकी भी क्लासेस आप लोगों को क्लासेस में दी गई हैं, और जिनको कोर्स करना है वो भी हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। वो कोर्स में अपना तमाम कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। मैंने उसको कस्टमाइज को अपने जो हमारे बेस थी उसको अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया। आप लोगों ने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है और बहुत हल्के हाथों से करनी है। और कस्टमाइज बेस का आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया है, कितना अच्छा है ये, मतलब एक ही दफा में आपका सारा काम कर देता है। सेकंड नंबर पे मैंने इसको अच्छे तरीके से अपने मेकअप को फिक्स कर लिया था। थोड़ा सा मेकअप को हमने फिक्स इसलिए करना होता है कि जाहिर सी बात है कस्टमाइज बेस होती है। उसके बाद यहाँ पे बी क्यूट का हमने लगाया है जी लूज पाउडर। आपने देखा कि मैंने पहले फिक्सर से फिक्स किया था, बिकॉज कि मैंने अपनी कस्टमाइज बेस में फिक्सर ऐड नहीं किया था, ठीक है। देन मैंने उसको करने के बाद इंग्लोट का यहाँ पे मैंने यूज किया है ब्रॉन्जर। आप लोगों ने कोई भी मतलब कंटूर के लिए अपना इस तरह का कोई शेड ले लेना है, आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने उसी चीज से मेकअप करना है जिस चीज से मैं मेकअप कर रही हूँ। आपको हर चीज से, हर प्रोडक्ट से, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे वो एक्सपेंसिव हो, आपको हर चीज से अपना काम आना चाहिए। जाहिर सी बात है आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो आप लोगों को हर चीज से अपना काम आना चाहिए। प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे ही तो आप लोगों को आएगा। इस तरह हम भी अगर आपको 100 चीजें भी बताएं तो आप लोगों को नहीं आ सकता है, ठीक है। कंटूर की भी क्लासेस मैंने आप लोगों को दी हुई है कि कंटूर पॉइंट कौन कौन से होते हैं, उन्हीं पॉइंट पे मैंने कंटूर किया है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस आप लोगों के पास होनी चाहिए, आप लोगों को ब्रश का अंदाजा होना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है तो मैंने आप लोगों को ब्रशेस की भी क्लास दी हुई है। जिन गर्ल्स को दी हुई उनको तो अच्छे तरीके से इस चीज का पता होगा कि कौन से चीज के लिए हमने, कौन से ब्रश से हमने कंटूर करना है, कौन से ब्रश से हमने हाईलाइट करना है, कौन से ब्रश से हमने मेकअप करना है। फ्लफी ब्रश कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अब मैं यहाँ पे नोज को कंटूर कर रही हूँ थोड़ा सा। लाजमी नहीं है कि आप लोग सारा काम ही उससे करें, आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे नार्स वालों का मैं
ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसका प्यारा सा कलर है, बहुत नेचुरल सा ये लुक देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे आई मेकअप बहुत ज़्यादा डार्क है, तो हमने थोड़ा काम बीच में लाइट रखना है, थोड़ा काम बीच में डार्क करना है। इसी तरह से हम अपना मेकअप करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नार्स वालों का यूज़ किया था। देन मैं अगेन फिक्सर अप्लाई करूंगी, बिकॉज कि हम जब फिक्सर साथ साथ अप्लाई करते रहते हैं, इंडियन जो शादी होती है वो ज़्यादा दिन की होती है, तो हमें उसका मेकअप उसके हिसाब से करना पड़ता है। और अभी जो मैंने फिक्सर यूज़ किया था वो फिक्सर मैंने यूज़ किया था हाईलाइट्स के लिए। जब हम हाईलाइट से पहले फिक्सर यूज़ करते हैं और उसको 70% ड्राई होने के बाद 30% हम उसको छोड़ देते हैं, देन हम उसके ऊपर हाईलाइट्स अप्लाई करते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैं जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो इंग्लोड की लिपस्टिक है, नंबर इसका 31 है और ये बिल्कुल रोज़ रेड में आ रही है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं अप्लाई करनी है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मेरी प्रैक्टिस है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो यूज़ करना है, पहले आप लोगों ने लिप पेंसिल आप लोगों ने यूज़ करनी है, अपनी लिप्स को शेप देनी है, देन आप लोगों ने डायरेक्ट लिप्स पे बैठना है। अगर आप लोग की प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप लोग डायरेक्ट लिप्स पे लिपस्टिक से काम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और अभी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग पहले यही कोशिश करें कि आप लोग पहले लिप पेंसिल से वो कर लें। अगर लिप पेंसिल आप लोग के पास नहीं तो आप लोग पहले अपनी आउटलाइन लाजमी क्रिएट करें, चाहे वो आप लिपस्टिक से ही करें। इससे ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। देन मैंने थोड़ा सा टचअप दिया। यहाँ पे ये मेरे क्लाइंट की ज्वेलरी वगैरह थी, जाहिर सी बात है इंडियन है तो इंडियन ब्राइड है, तो इनकी ज्वेलरी वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह, मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह उनकी पहना दी थी। जाहिर सी बात है ज्वेलरी पहनाने की भी आप लोगों को क्लास दी हुई है, बताया हुआ है कि आप लोगों ने ज्वेलरी किस तरह से बनानी है। और मैं जो यहाँ पे इनका हेयर स्टाइल करूंगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड बैक कॉमिंग यहाँ पे मैंने इनकी की थी, बिकॉज इनका जो दुपट्टा था वो बहुत ज़्यादा हैवी था और ये लुक किस तरह से अपना चाह रही थी कि मतलब इनको बहुत ज़्यादा उठा हुआ पफ चाहिए था, मतलब और इनके फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट भी कर रहा था। आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि क्लाइंट जो बोल रहा है आपने उन्हीं की सुननी है। कभी आप लोगों ने जब अपना काम करना है तो आप लोगों ने अपना भी ज़हन चलाना है कि कौन से हेयर पे किस तरह के बाल वो हेयर स्टाइल होंगे और कौन से स्किन के ऊपर किस तरह का मेकअप होगा, कौन से फेस के ऊपर हम लोग किस तरह की बैक कॉमिंग करेंगे। अगर क्लाइंट आपका है हार्ड बैक कॉमिंग कह रहा तो आप लोगों ने किस तरह से करनी है। बैक कॉमिंग की भी आप लोगों की क्लास हुई भी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। जिन गर्ल्स की भी प्रैक्टिस नहीं है तो वो प्रैक्टिस करती रहें जब तक आप लोग का कोर्स चल रहा है, ताकि अभी तो हम लोग हैं आप लोगों को बता रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को हर चीज गाइड कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। अब यहाँ देखिए कि मैंने कितनी हार्ड बैक कॉमिंग कर दी है, बिकॉज ये इंडियन ब्राइड है। पाकिस्तानी ब्राइड में इतनी ज्यादा हैवी और इतनी ज्यादा ऊपर ऊंची बैक कॉमिंग नहीं की जाती है। तो आप लोगों ने भी, अगर कोई इंडियन ब्राइड है और वो इस तरह से कहे तो इनकी बैक कॉमिंग इस टाइप की होती है। और ये पूरे हेयर्स की हो रही थी, फ्रंट में भी इनको बैक कॉमिंग ही चाहिए थी क्योंकि इनका पफ था जो ये इन्होंने बोला था कि उनके पफ के हिसाब से, और इनके फेस के ऊपर बहुत अच्छा जा भी रहा था। पहले हमने मांग टीका अपना मांग टीका जो हमारा होता है वो हमने हेयर स्टाइलिंग के पहले वो करना होता है, सेट करना होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है हम ऊपर से मांग टीकों को नहीं लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे जब हमने इसकी बैक कॉमिंग की, इनका पफ वगैरह क्रिएट किया, तो ये था जी हमारी इंडियन ब्राइड का फुल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी आज की क्लास। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स विद नूर। तो आज जी आप के लिए मैं आज लेकर आई हूँ आज की क्लास में ब्राइडल मेकअप, जो कि हमारी ब्राइडल मेकअप पे चल रही है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्वा कलर ले लेंगे, ब्राउन कलर का, अपनी आईब्रो को शेप देने के लिए। आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो आप लोगों ने उसी से अपना काम करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो बिगनर्स है, जो भी क्लास ले रही हैं, जिनके अभी हाथ सही से नहीं बैठे हैं, ठीक है। अगेन आप लोगों ने थोड़ा सा पानी से इसको वेट करना है अपने ब्रश को। उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, पानी कम लेना है। इससे ये होता है कि आप लोगों का जो मेकअप होता है वो फिक्स होता है। जब हम लोग पानी ज़्यादा ले लेते हैं, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो टाइम से, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो वैसे वैसे डिम होता जाता है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। सेक्शन 14 आप लोगों का लास्ट वीक चल रहा है जो कि मेकअप से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ की थी अपने आईब्रोज़ को शेप दी थी, जो कि मतलब हम उसको डिफ़ाइन करना भी कह सकते हैं। इससे ये है कि बहुत ज़्यादा शार्प सी लुक आती है। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना वालों का कंसीलर।
जिसका शेड है 05। आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। आप लोगों के पास कोई भी कंसीलर हो, आप लोग इसकी जगह क्रायलॉन वालों का भी यूज़ कर सकते हैं, आइवरी शेड, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको नीट एंड क्लीन करना है अपनी आईब्रो को। जो कि आप लोगों का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा लग गया है तो आप लोग इसको कंसीलर की हेल्प से अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी शेप दे सकते हैं। आप लोगों ने देखी कि मैंने किस तरह से शेप दी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई भी, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। आप लोगों को कोई सा भी हाइलाइटर जो कि वाटर से एक्टिवेट हो, आप लोगों को क्रायलॉन में भी मिल जाएगा, आप लोगों को लोकल में भी मिल जाएगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे अपने ब्रो बोन को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। जाहिर सी बात है, ब्राइड है, ब्राइड के मेकअप में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लाजमी होती हैं और आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने कैसा यूज़ करना है और किस किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। अब जो हमारा जो प्रोडक्ट नीचे आ गया था उसको हमने अच्छे तरीके से पूरी आई पे ब्लेंड कर देना है। इससे ये होगा कि हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी वालों की पैलेट। आप लोगों के पास जो भी पैलेट हो जिसमें ये कलर हो, आप लोगों ने ब्लेंडिंग ब्रश ले लेना है अपना। उसके बाद आप लोगों ने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से डी क्रिएट करना है, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया हुआ है कि आप लोगों ने कॉर्नर से डी कैसे उठाना है, तो अब ये वीडियो में भी उसी तरह से डी क्रिएट करें। आप लोगों ने डार्क ब्राउन ले लेना है या लाइट ब्राउन थोड़ा सा आप लोग ले रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया था थोड़ा सा लाइट ब्राउन। पहले मैंने डार्क ब्राउन से डी क्रिएट की, देन मैंने उसको थोड़ा सा ब्लेंड किया लाइट ब्राउन से, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है, डार्क से लाइट, लाइट से आप लोगों ने बीच में अपना कलर देना है। डायरेक्ट आप लोगों ने डार्क पे नहीं बैठना है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट ले रही हूँ, साथ में उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि हाथ किस तरह से चल रहा है, जबकि ये इतने टाइम का मेकअप नहीं है। मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा हर लुक परफेक्ट लगता है, ठीक है। स्टार्ट से मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों की ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ ले रही थी टार्ट वालों का थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन लिया है। आप लोग उससे मैं यहाँ पे कट क्रीज करूँगी। आप लोगों की कट क्रीज की भी क्लास हो चुकी है, और जो गर्ल्स क्लासेस लेना चाह रही हैं न्यू सेक्शन की, वो इनबॉक्स में आके मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कट क्रीज अप्लाई की। आप लोगों की कट क्रीज की भी क्लास हुई है, उसी तरह से आप लोगों ने कट क्रीज करनी है। कट क्रीज का आप लोगों ने सेम रखना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर ले रही हूँ छोटे वाले ब्लेंडिंग ब्रश से। आप लोगों ने, मैंने तो यहाँ पे अपने हिसाब का कलर उठाया, आप लोगों ने उतना कलर नहीं उठाना, आप लोगों ने हल्का हल्का सा ब्लैक कलर उठाना है, ठीक है। जो कि बिगनर्स हैं वो भी हल्का हल्का सा ब्लैक कलर उठाएं ताकि उनको ब्लेंडिंग के टाइम मसला ना हो। मैंने ब्लैक कलर को लगा के ब्राउन कलर से ब्लेंडिंग की है, ठीक है। जो मेन जो हमारा ब्राउन और ब्लैक एक लुक दे रहा होता है, अक्सर आप लोगों ने ब्राइडल मेकअप में देखा होगा, तो हम लोग पहले ब्लैक यूज़ करते हैं और उसको हम लोग ब्राउन से स्मज आउट करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ब्राउन से ब्लेंड करते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसी पैलेट में से एक गोल्डन सा शेड है जिसमें थोड़ा सा सिल्वर का टच आ रहा है। अब जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे मैं वो कलर अप्लाई कर लूँगी। एक डल गोल्ड सा कलर है, ठीक है। आप लोगों ने ब्रश की हेल्प से भी अगर यूज़ कर सकते हैं तो ब्रश की हेल्प से करना है। अगर आप लोग के पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अपने हाथ से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। पर आप लोगों का काम अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि जाहिर सी बात आप लोगों के 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट वीक चल रहा है, ब्राइडल टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, देखें कि मैं काम किस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने भी उसको अच्छी तरीके से, मैंने जो वही कलर मैंने लिया है जो मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट किया था, ये है क्रायलॉन वालों का डल गोल्ड शेड, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो मेरी एक खास सी लाइन बनी हुई थी कट क्रीज की, उसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रीन एंड ब्राउन से थोड़ा सा स्मच किया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ग्रीन का बीच में शेड दिया है क्योंकि मेरी क्लाइंट जो थी उनके उसमें ग्रीन कलर भी था। अब मैंने यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्लैक का टच दिया है। आप लोग देखें कि हम लोग कौन से कलर से, एक आर्टिस्ट का काम होता है कलरों से खेलना, रंगों से खेलना, तो अब देखें कि मैंने कौन कौन से इसमें रंग इस्तेमाल किए हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मैंने यूज़ की, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिस्टाइन वालों का लूज शिमर लगाया है। पहले मैंने यहाँ पे निक्स वालों की ग्लू यूज़ कर ली थी, आप लोग के पास जो अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर लें अपने ब्राइडल टेस्ट के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई कर लिया था, बिकॉज ब्राइड है, ब्राइड के लिए ग्लिटर लाजमी होता है। आप लोगों के पास जो भी ग्लिटर हो आप लोग लोकल शॉप से भी ख़रीद सकती हैं। अगर आप लोग एक्सपेंसिव लेना चाहें तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने पूरी आई पे अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। मैंने जस्ट अपने जो हमारा
दरमियान का हिस्सा था जस्ट वहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा प्रेस किया है। ये बड़े वाले चंक भी हैं, ठीक है। मिक्स ग्लिटर है, क्रिस्टाइन वालों का डस्ट ग्लिटर भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करी क्रायलॉन वालों का एक्वा लाइनर। आप लोगों ने लाइनर लेना है। आप लोगों ने देखिए, आप लोग प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप लोगों ने छोटे छोटे स्टॉक में लेना है, ठीक है, अपना लाइनर। और मैंने पतली सी लाइन क्रिएट कर दी है बिकॉज इसलिए भी कि ताकि हमने लैशेस भी लगानी है। अभी हमारे फेस का पूरा मेकअप बाकी है, बट हमने लाइनर लगा दिया है ताकि वो मतलब सेटल डाउन हो जाए हमारा आई मेकअप, हमें लास्ट में मसला ना हो। अब ये देखिए मैं लाइनर किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन जो फाउंडेशन मैंने प्रेप कर चुकी थी, यूज़ कर चुकी थी मैं प्राइमर वगैरह, मॉइस्चराइज़र वगैरह। अब मैं यहाँ पे क्रायलॉन वालों की स्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फेस के अकॉर्डिंग अपनी स्टिक उठाएं, ठीक है। देन जो हम लोगों ने यूज़ करनी है स्टिक, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टिक यूज़ करनी है। आप लोग भी प्रोफेशनल नहीं है तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपनी ब्लेंडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए कि मैं इसकी ब्लेंडिंग किस तरह से कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रगड़ रही हूँ, बट ये रगड़ नहीं रही हूँ आप लोग, मैं इसको बहुत हल्के हाथों से इसको चला रही हूँ। जस्ट अपना जो हमारे प्रोडक्ट है हमने इसमें जस्ट वो यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया था वो 38 शेड था। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ FS45, ठीक है। 38 मैंने इसलिए यूज़ किया था ताकि जो इनके फेस के ऊपर थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद मैंने फेयर टोन का यूज़ किया जो कि FS45 है, ठीक है, क्रायलॉन वालों का ओरिजिनल स्टिक है, ठीक है। अब आप लोगों ने भी यूज़ करनी है। यूज़ करने के बाद देखिए मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने ब्लेंडिंग अच्छी से करनी है। आप लोगों की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं हर चीज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब भी आप लोगों को बता रही हूँ, ब्लेंडिंग आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को प्रोडक्ट का अंदाज़ा होना चाहिए, तो ही आप लोग काम अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। हो गया, तो मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग कर ली है। जो न्यू गर्ल्स कोर्स करना चाह रही हैं वो इनबॉक्स में रब्ता कर लें, क्लासेस अटेंड कर लें, क्योंकि ये वीक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम अगेन न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से वो करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टार्ट वालों का कंसीलर लिया है, सॉरी टार्ट वालों का नहीं है, बेबी गर्ल वालों का यहाँ पे कंसीलर है, क्योंकि मेरी एक क्लाइंट जो थी उसके ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं थे, बहुत हल्के हल्के से थे। और मैंने पहले FS38 से अपनी स्किन को कंसील भी कर लिया था। अपने हल्के हल्के हाथों से मैंने देखें क्लाइंट को, आपने हमेशा जब कंसीलर अप्लाई करना है तो क्लाइंट को आप लोगों ने बोलना है कि आप ऊपर की जानिब देखें और तब तक नीचे ना देखें जब तक हम लोग उसको सेट ना कर लें। तो अब सेट करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। आप लोग के पास कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल हो, आप लोग उससे अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर आप लोगों ने भर भर के लगाना है, क्योंकि ब्राइड होती है उसको काफ़ी देर तक सैलून में भी रुकना पड़ता है, हॉल में भी रुकना पड़ता है, घर जाके भी रुकना पड़ता है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ करना है। लास्ट में बेशक आप लोग डस्ट आउट कर दें। अब मैं यहाँ पे वही ब्राउन कलर ले रही हूँ जो कि मैंने अपनी लिड के लिए लिया था। आप लोगों ने उसी तरह से लेना है, हल्का हल्का सा पेंसिल ब्रश की हेल्प से। जिनके पास ब्रशेज़ नहीं है वो ब्लेंडिंग ब्रश ले लें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब मैंने पहले लाइट ब्राउन लिया, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया है अपनी लोअर लाइन के लिए, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह से काम करना है। देन मैं अब यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग के पास कोई भी मस्कारा हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप लोग वही चीज़ें यूज़ करें जो मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ। जाहिर सी बात है चीज़ें एक्सपेंसिव है, आप लोगों के बजट में जो चीज़ें आ रही हैं आप वो ले लें। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लैशेज़, और आप लोगों को लैशेज़ लगाने का तरीका भी मैंने अपनी वीडियोज़ में आप लोगों की क्लास में बताया हुआ है। उसी तरीके से आप लोगों ने लैशेज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैंने जो लैशेज़ के लिए यूज़ की है ग्लू, वो मैंने ग्लू यूज़ की है, नेक्स्ट वालों की ग्लू यूज़ की है। अब मैं यहाँ पे ग्लैमरस वालों का कंटूर पैलेट उठा रही हूँ। अब देखें कि ये मेरा ब्रश है और देखें कि मैंने कंटूर किस तरह से किया है, बिकॉज जिनके फेस मोटे होते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को कंटूर की क्लास में बताया है, जिनके फेस मोटे होते हैं उनके आप लोगों ने कंटूरिंग करनी होती है जस्ट आईब्रो के कॉर्नर तक, ठीक है, जहाँ से आर्च होता है आप लोगों ने वहां तक करनी होती है। जिनके फेस पतले होते हैं उनकी कंटूरिंग आप लोगों ने आई बॉल जहाँ तक, जहाँ हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और जहाँ हमारी आई बॉल रुक रही होती है वहां तक हमने पतले फेस वालों की कंटूरिंग करनी होती है, ठीक है। देखें अब ये इनका काफी चब्बी सा फेस था तो मैंने इनकी हिसाब से इनकी कंटूरिंग की है। ये ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को आपकी तमाम क्लासेस में हर चीज़ बताई हुई है, आप लोगों ने उसी तरीके से करना है। आप लोगों ने अपना वर्क उसी लिहाज से चलना है ताकि आप लोग प्रोफेशनल वे में रह सकें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ। नोज़ की कंटूरिंग भी आप लोगों को मैंने बताई हुई है। आप लोग के पास कोई भी कंटूर पैलेट हो आप लोग उससे कर लें। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ग्लैमरस वालों की कंटूर किट।
आप लोग क्रिस्टाइन वालों का भी 02 नंबर ले सकते हैं कंटूर पैलेट के लिए, ठीक है। मैंने इनकी नोज को भी अच्छी तरीके से कंटूर कर लिया है। अब यहाँ पे काशीज वालों का मैं ले रही हूँ पैलेट, ठीक है। अब देखिए कि मैंने हल्का हल्का सा, और हमने पैलेट जो यूज़ किया है, आप लोग लाजमी नहीं कि काशीज का ही लेने पहुंच जाए, आप लोग के पास जो भी हो आप लोग वो ले लें। ग्लैमरस वालों का, क्रिस्टाइन वालों का बहुत अच्छा होता है, आप लोग वो यूज़ करें। यहाँ पे मैंने पिंक सा थोड़ा सा लिया, हमें कंटूरिंग हो या ब्लश हो, हमें ब्राइड के हमेशा लाजमी ज़्यादा लगाना पड़ता है, बिकॉज कि उनका हेयर स्टाइलिंग करते वक्त और उनके घर जाते जाते तक हमारा जो मतलब अगर हम हल्का हल्का लगाएं तो वो काफ़ी हद तक ब्लेंड हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा अपनी फिनिशिंग लुक दे रही हूँ अपनी आईब्रो को। जाहिर सी बात, हमने बेस बनाया था आईब्रो के बाद, तो थोड़ा सा मे बी हमारी आईब्रो डिम पड़ गई थी, तो हमने उसको अच्छे तरीके से अगेन थोड़ा सा कलर दिया है, ताकि जो अगर हमारी गलती से बेस वगैरह लग भी गई है, वाइट पाउडर वगैरह लग भी गया है, तो वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने भी लास्ट टचअप लाजमी देना है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए मैं लाइनर को भी अगेन टच दे रही हूँ। लाइनर की भी मैंने आप लोगों को क्लास दी हुई है कि आप लोगों ने कौन कौन से लाइनर अप्लाई करने हैं और किस तरह से करने हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाइनर। आप लोगों को मैंने ये लाइनर भी बताया हुआ है जो कि टिक की तरह बना के आप लोगों ने लगाना है काशीज का, ठीक है। अब ये देखें कि मैंने पहले यहाँ से एक तरह से टिक सा बना लिया है, और उसके बाद हमने अंदर की जानिब उसको हमने एक लाइन क्रिएट कर दी। इस तरह हमारा लाइनर भी बहुत अच्छा लग गया है। आप लोगों को ये तमाम क्लासेस हमने दी हुई हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग मुझे इसी तरह से अपना काम करके दिखाइएगा, ताकि मुझे भी पता हो कि मेरी मेहनत फजूल नहीं गई है। अब जो इनर कॉर्नर वाला लाइनर है, ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है, आप लोगों ने क्रिएट करना है, आप लोगों ने लगाने की प्रैक्टिस करनी है जब तक आप लोगों का वो नहीं हो। अब यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ की है जो कि मैंने आप लोगों को मे भी क्लास में नहीं बताई है। अब मैंने अपनी लो लाइन पे ब्लैक कलर का लाइनर ही लगाया है, ठीक है। अब लाइनर लगा के हमने छोड़ नहीं देना है, लाइनर लगा के हमने उसको ब्राउन कलर से ब्लेंड करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोगों की जो आईज है वो एक बहुत प्यारा सा लुक दे रही है। ऐसी चीजें होती हैं जो पार्लर में भी नहीं बताई जाती हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही होती हूँ। आप लोगों का ही इसमें भला है अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करती रहेंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको ब्राउन कलर की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करना है। अब आप लोगों ने इसी तरह से इसको छोड़ नहीं देना है। एक पेंसिल ब्रश में आप लोगों ने ब्राउन कलर लेना। देखिए यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया है और मैंने उसको अच्छे तरीके से इसमें ब्लेंड कर दिया है ब्लैक कलर में, ताकि लगे ना कि एक ओवर सा लुक है, एक अलग सा लुक है, ठीक है। अगेन मैंने टचअप देने के लिए अपनी क्रीज लाइन को दोबारा इन्हेंस किया है, थोड़ा सा कलर मैंने लगाया है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने बेस कंप्लीट किया है, इतना टाइम हो गया है, तो उसके बाद हमने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़ा थोड़ा सा हमने वक्त देना होता है। मैंने ब्लैक कलर भी अगेन अप्लाई किया था, आप लोगों ने भी लास्ट में लाजमी टचअप देना है ब्लैक। हमने ये देखिए कि मैंने ब्लैक को किस तरह से यहाँ पे लगाया, स्मच किया है, आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। ब्लैक लगाने के बाद मैंने अगेन ब्राउन से वो किया है। ब्राइड का इसीलिए हमें टाइम ज़्यादा लगता है कि हमें एक दफ़ा काम करने के बाद उसको अगेन करना होता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काशीज़ वालों का वाइट काजल। आप लोग कोई भी काजल ले सकते हैं जो कि मतलब आप लोग लेना चाहें, ठीक है। काशीज़ वाला अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो काशीज़ का ले लें आप लोग। अब मैंने यहाँ पे वाइट काजल ले लिया और मैंने बहुत हल्का हल्का सा लगाया। आप लोगों ने भी भर भर के नहीं लगाना, क्योंकि वो साफ़ नहीं होता है और उसके बाद फिर एक अजीब सा मतलब बीमार वाला लुक देता है। तो आप लोगों ने मतलब बहुत हल्का सा प्रोडक्ट लेना है और उसको अच्छी तरीके से लगाना है। भर भर के लगाने से ये होगा कि आप लोगों का काम प्रोफेशनल नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पे अपनी लोअर लाइन में आप लोग मस्कारा दे रही हूँ, मस्कारा लगा रही हूँ। तो जी ये हमारी ब्राइड की आइज़ थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी वालों का हाइलाइटर, डल गोल्ड है, ठीक है। आप लोगों ने भी हाइलाइटर भी आप लोगों ने भर भर के लगाना है। और सबसे जो अच्छी टेक्निक होती है वो ये होती है कि हम तमाम हाइलाइट्स को एक तरह से एक साथ मिक्स करके लगाते हैं, इसलिए एक अलग सा शेड बनता है जो कि बहुत प्यारा सा लगता है। ये ऐसी बातें होती हैं जो अक्सर लोग चाहते हैं कि मतलब एक अलग सा लुक आ रहा होता है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी वालों का लोकल नहीं, जो बिल्कुल ओरिजिनल है वो वाला यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा मैंने मिक्स किया था एमिली वालों का रेड, ठीक है। 2 कलर हमने मिक्स किया। हमेशा हम जब ब्राइड के लिपस्टिक लगाते हैं तो हम एक ही कलर से काम नहीं करते, हम 2 अलग अलग कलरों से काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उनके फेस मेकअप के हिसाब से, हमने उनके ड्रेस मेकअप के हिसाब से चलना होता है। तो हम लोग बहुत मतलब कलर मिक्सिंग करके कलर कभी डार्क रेड ले लेते हैं, एक लाइट रेड ले लेते हैं,
बीच में कुछ शिमर में रेड ले लेते हैं, तो हमने इस तरह से काम करना होता है। पहले देखिए मैंने आउटलाइन क्रिएट कर ली है। बिगनर्स हैं आप लोग, पहले लाजमी आउटलाइन क्रिएट कीजिएगा, डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने उसको अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। लाजमी नहीं है कि हम अगर ब्यूटिशियंस हैं तो हमसे गलती नहीं होती, जाहिर सी बात है गलती इंसान से ही होती है और हम भी इंसान ही हैं। तो आप लोग बिला झिझक अपना काम हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को मौका हो, आप लोगों के पास हम तो अभी बैठे हैं कि आप लोगों को बता सकें कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी। यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग की क्लास चल रही है और शायद आप लोगों को यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग का भी आप लोगों को प्रोसेस पता है कि हमने ब्राइडल हेयर स्टाइल भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो उन्हीं में से एक पफ की ये क्लास चल रही है जो कि हमने क्रिम्प कर लिया था। क्रिम्प करने के बाद मतलब लेयर सेक्शन में हमने बैक कॉमिंग भी कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल जो कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग अपने कर्ल दे रहे हैं क्योंकि उनका साइड पफ बनना है। तो ये थी हमारी जी आज की क्लास और ये थी हमारी ब्राइड की फुल लुक। ये हमारी ब्राइड की आईज थी, आप लोगों के सामने कितनी ज़बरदस्त लग रही थी और ये इनकी लिप्स थे। तो जी ये थी आज की आप लोगों की क्लास। ये इनकी टोटल मतलब पूरी इनकी लुक थी विद हेयर स्टाइल। तो ये इनका हेयर स्टाइल था जो कि मैं लास्ट में कर्ल कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोग ब्राइडल टेस्ट के लिए तैयार हो सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।